अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। हाउ इज द एनर्जी, ये हमारा सवाल है। ओके क्योंकि वो पहले एक दो रोजों के बाद ये चले कुछ टाइम के बाद कुछ दिन बाद जो है वो एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है मौसम का बड़ा असर होता है। मौसम अच्छा है तो मुझे लग रहा है डिहाइड्रेशन कम है, पसीना कम आ रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस्ड है। हाँ, वैसे डिपेंड्स कि आपकी डाइट क्या है। आपकी डाइट क्या है? आप अगर आप चाय ज्यादा पी रहे हैं, अगर आप कॉफी ज्यादा पी रहे हैं और अगर आप पकोड़े समोसे ज्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। एब्सोल्युटली। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अच्छी रूटीन के साथ चल रहे होते हैं तो उनकी बॉडी फौरन ट्रेन हो जाती है, फौरन अडेप्ट कर लेती है, और कुछ लोग जो कि अच्छी रूटीन से नहीं चल रहे होते उनकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट नहीं करती और वो थोड़े से ड्रेन हो जाते हैं। सो आप किस टाइप में है? टाइप ए या टाइप बी, यानी या टाइप सी? डायबिटीज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, चार्जर की बात नहीं हो रही है। बात हम ये कर रहे हैं कि आप ने अपने आप को ट्रेन कर लिया है, अडेप्ट कर लिया, कि आपको लगता है कि आपने अडेप्ट नहीं किया। सभी आपने बात की ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की हम बात कर रहे होते हैं, समटाइम्स पता ही नहीं चलता आपको ये क्यों होता है। चूंकि हम ये समझते हैं कि मौसम अच्छा है, हम ये समझते हैं कि हमारी तो फिजिकल एक्टिविटी कम है, हम ये समझते हैं कि हम तो घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते। वो तो ज़ाहिर है वैसे भी हमारा फिर इनटेक कम हो जाती है ना अफ्तारी के बाद। मैं अफ्तारी और सहरी की बात भी करूँ ना, हमें लगता है कि शायद हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हालांकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने ज़्यादा पानी पीना है। हम बहुत से केसेस ये भी तो देख रहे हैं सबीन के मस्कुलर स्पैज़म्स हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, आप ख्याल नहीं रख पाते रूटीन में अपना। और जब रूटीन में आप अपना ख्याल नहीं रखते तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, फिर वो रिएक्ट करती है और वो फिर हम बाद में कहते हैं हमें क्या हुआ, हमें पता नहीं चला। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा अपनी हेल्थ का, ना आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखा, ना आपने अपने रेस्ट का ख्याल रखा, क्योंकि बॉडी को रिकवरी भी तो चाहिए होती है। रिकवरी के लिए आपको रेस्ट चाहिए, आपको अच्छे न्यूट्रिशन वाले खाने चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखें। आज जो है वो हम सवाल भी रखते हैं आपके आगे और हम आपसे पूछते भी हैं कि किस तरीके से आपने अपनी रूटीन इस रमज़ान में अभी तक सेट करने की कोशिश की है, कौन से गोल्स आपने सेट किए थे, कितने आप अचीव कर पा रहे हैं। क्योंकि हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लैक ज़रूर कर रहे होते हैं, 100% नहीं फॉलो कर पा रहे होते, लेकिन कितने परसेंट आपने अचीव किया, कौन सी हैबिट्स हैं जो कि अब तक आप चेंज करने में कामयाब हुए, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं अभी मज़ीद काम करना है और जब तक रोज़े जो हैं वो पूरे होते हैं, रमज़ान पूरा होता है तो मैंने ये टारगेट अचीव करना है। एब्सोल्युटली। ऐसे में हम रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया पर भी अदरवाइज़ भी हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों से मुताल्लिक हमें नज़र आ रहा होता है अच्छा कहाँ का माहौल कैसा है, कहाँ की फ़िज़ा कैसी है, वहाँ पे सहरी का क्या माहौल है, वहाँ पे इफ्तारी का क्या मंज़र है। जैसे कराची की अगर हम बात करें तो ज़रा फेनियाँ बड़ी मशहूर है जी। वहाँ पर बहुत से लोगों की कोशिश ये होती है कि वो फेनियाँ खाते हैं सहरी में, चाय में नहीं, दूध में डाल के भी, अदरवाइज भी पका के भी खाते हैं उसको। अपने अपने अंदाज से उसको ज़रा पका रहे होते हैं, बहुत न्यूट्रिशियस वो होती हैं। अच्छा, बल्कि सबीन मुझे आप बताएं कि आपके बचपन का रमज़ान उसकी सहरी आपकी सहरी में कितना फ़र्क है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम सहरी कर रही है, ऑलमोस्ट सेम सहरी है। क्योंकि तब भी होता था कि मैं अपनी बात करूँ तो अब मैं ज़्यादा वैसे डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। विद एज आप समझ जाते हैं, विद एज आप समझ जाते हो ऑब्वियसली। जब आपकी हड्डियों से कड़ कड़ शुरू हो जाती है तो यू रियलाइज, या आपको एक्नी शुरू हो जाती है, या आपका फेस आपको बता रहा होता है कि आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है कि नहीं। क्योंकि बचपन से याद है कि फिक्स होता था कि जी पराठा है, उसके साथ जो रात का बचा सालन है, या चलें सहरी में जो बन रहा है तो वो सालन पराठा या लस्सी हो जाती थी, तो वो आप खा रहे होते थे, खा पी रहे होते थे। लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा मैंने अपनी रूटीन को, तो मेरी सहरी डिपेंड कर रही होती है क्या दिल कर रहा है खाने का, क्या नहीं कर रहा। कोशिश ये होती है कि पराठा अगर खाऊं भी तो वो आधा पराठा खाऊं या उसमें कम घी लगा हुआ हो, तो मतलब कॉन्शियस होती हूँ। तो इट्स नॉट द सेम एवरी डे, आई मीन चेंज होती है। हाँ। बट क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी सहरी के दस्तरखान पे, टेबल पे लाजमी होती है? इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग? पानी। Okay, fine. बाकी I'm not very particular because I'm not foodie. मैं फूडी नहीं हूं। It's not about food actually. मुझे लगता है कि sometimes आपको होता है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि जी ये चीज़ आप लाजमी खाया करें, आपको लगता है it's nutritious and healthy, तो आप उसे ऐड कर। लेकिन आप अगर इफ्तार का पूछे तो जरूरी है, फ्रूट चाट के बगैर मेरी इफ्तार जो है वो नामुकम्मल है। मुझे फ्रूट चाट चाहिए ही चाहिए इफ्तारी। सहरी भी खजूर के बगैर नामुकम्मल है। सहरी में खजूर बहुत अच्छी हैबिट है ये, बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि एक तो सुन्नत भी है और कि उसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयात भी होती हैं और फाइबर भी होता है, आपको एनर्जी मिलती है फुल डे। बट मुझे मतलब मुझे होता है मेरी इफ्तारी जो है ना वो मुझे फ्रूट चाट के बगैर, फ्रूट चाट, लेकिन विदाउट शुगर, विदाउट क्रीम,
मुझे सिर्फ फ्रूट्स चाहिए होते हैं, उसके अंदर हल्का सा चाट मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, बट वो हल्का सा मैं मिक्स करके फ्रूट्स को मिक्स करके फ्रूट सैलेड कह लो ना, चाट, क्योंकि लोगों ने चाट मसाला, फ्रूट बॉल अगर कहीं वो हाँ, ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर होगा बेहतर कि है। फ्रूट बॉल जो है ना वो मुझे चाहिए होता है, वो कि हेल्दी भी उसके होता है। बगैर अब बोल का साइज आपके हिसाब से है, क्योंकि अगर वो आप depend फ्रूट करता है। ज्यादा खाएंगे तो अच्छी बात है, ज्यादा खाएं ना, आप बाकी चीजें कम खाएंगे, आप हेल्दी चीजें ही खाएंगे। चीज़ें खाएंगे। ये तो हमने अपनी आपसे शेयर कर दी ना सहरी और इफ्तारी की रूटीन। अब आप शेयर करें आपके इलाके में, आपके शहर में क्या है रूटीन सहरी की, इफ्तारी की, आपके दस्तरखान पे क्या चीज़ लाजमी होती है सहरी में भी और इफ्तारी में भी। हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिल रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से, उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमारी इस ट्रांसमिशन में हम डेली बेसिस पे आपको कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं, कुछ नए नए सेगमेंट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे किरदारों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो थ्रू आउट रमज़ान ऑन एंड ऑफ हमारे साथ होंगे। ना सिर्फ उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक हम बात कर रहे होंगे, चूँकि उनको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, उनका कंटेंट आपको पसंद आ रहा होता है, थ्रू आउट द ईयर आप देख रहे होते हैं, और रमज़ान में ज़्यादा थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाता है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। सो आज आपकी मुलाकात हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से कराने वाले हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी है। कराची से इनका ताल्लुक़ है। बहुत डिफरेंट किरदारों में हमें नज़र आते हैं, मिज़ाह का एलिमेंट बहुत अच्छा होता है। आप ये देखें क्योंकि उस गुफ्तगू में उर्दू बहुत अच्छी होती है, बहुत उम्दा होती है, बहुत सलीके की होती है। वैसे आज हमें पता चला हमारा जो इंटरेक्शन हुई है उसमें कि उर्दू सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, हमने देखा ओवरऑल भी जब वो बात कर रहे होते हैं तो उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे होते हैं। वो अल्फाज जो कि हम शायद किताबों में पढ़ते हैं वो नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन है उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के बच्चे जहाँ पर बड़ा प्राउडली कहते हैं जी हमें तो उर्दू नहीं आती, या पेरेंट्स बड़ा प्राउडली कहते हैं हमारे बच्चा तो उर्दू में बात ही नहीं करता है, उर्दू में नंबर कम आते हैं, वहाँ पर प्राउडली अपनी ज़ुबान को कैरी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑल्सो शेफ कौन सा कैरेक्टर है जो उन्होंने नहीं किया, जो करंट इशू चल रहा होता है उस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि हर वीडियो के अंदर, हर कंटेंट के अंदर उनका हम एक ज़बरदस्त मैसेज देख रहे होते हैं, और पाकिस्तानियत तो बढ़ चढ़ के उनके अंदर। एब्सोल्युटली जी, हमें नजर आ रहे होते हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं तलहा अहमद से। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक तलहा। खैर मुबारक आपको। अच्छा गुजर रहा है रमज़ान? बिल्कुल अच्छा गुजर रहा है। ये रमज़ान तो आपका हम कुछ अरसा इस्लामाबाद में गुजरवाएंगे। जी ऐसे ही। You will enjoy इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या रूटीन रमज़ान की होती है जब आप घर पे होते हैं? रमज़ान की यही रूटीन होती है कि सहरी वगैरह के बाद कुछ देर नमाज से फ़ारिग होके आराम कर लिया, सो गए, फिर जब सुबह उठे तो फिर उसी तरह से इबादत वगैरह भी, और फिर थोड़ा आराम किया, फिर नमाज का टाइम होता है, बाकी फिर घर वालों के साथ, और इसी तरह से नॉर्मल रूटीन गुजरती है। क्या बात है। तलहा कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। आपका नंबर, आप सब छोटे हैं? सबसे छोटा हूं, राइट। आखिरी। लाडले भी हैं? हाँ लाडला तो सबसे छोटा है, वैसे लाडला होता है। शरारती लगते नहीं है वैसे शुएब? नहीं, शरारतें इतनी ज़्यादा नहीं है। शरारती कौन है घर में? शरारतें कोई नहीं करता हूँ कि सबसे आखिरी नंबर मेरा है और बाकी बहन भाई बड़े हैं, तो बस फिर शरारत वाला इतना माहौल है नहीं। थ्रू आउट आप, you're 16 years जी जी of age, right? थ्रू आउट कराची में रहे हैं? जी मैं कराची में रहूँगी, पैदाइश कराची की है, तो कराची में ही ज़्यादा, बल्कि ये है कि कभी कभी गांव जाना होता है, लेकिन ये कि रिहाइश अपने शहर कराची। गांव कहाँ है? गांव जनूबी पंजाब में। ओके, थोड़ा बताएंगे अपने गांव से मुतालिक? डेरा गाजी खान के नज़दीक है, तौंसा शरीफ शहर है, ओके। उनके करीब काफ़ी सारी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर एक गाँव है। और कितना फ्रीक्वेंट गांव जाते हैं? हम कोशिश होती है कि साल में जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल बाद नहीं जा पाते। और पिछले 2 साल में चक्कर लग गया? जी लगा था। लगा। सो जब अभी रिसेंटली गए होंगे तो फॉर श्योर वहाँ पे, क्योंकि ज़रा कुछ सालों से हम देख रहे हैं माशाल्लाह कंटेंट आपका, और गांव वाले बड़े प्राउडली कि ये हमारे गांव का है। हाँ वो बातचीत करते हैं, लेकिन जब मैंने कंटेंट बनाया ना उसके बाद मेरा इत्तेफाक हुआ नहीं है गांव जाने का, उससे पहले का हुआ था। ओके। अब्बू वगैरह गए हैं, लेकिन मैं नहीं, मेरा इत्तेफाक नहीं बना। तो वो बता रहे थे कि भाई हर कोई वहाँ पे कह रहा होता है कि ये वीडियोस बनाते हैं तो हमारे गाँव का ही, हमारे गाँव का है, वायरल हो गए और लोग अब पसंद करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बताएं। कब आपको ख्याल आया कि मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है? किसने आपको मोटिवेट किया थ्रू आउट?
मैं इस तरह से देखता था इन चीज़ों को कि जब मैं वीडियोस औरों की भी देखता था तो मुझे ख़ुद में भी ख्याल आता था कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे भी इस तरह से कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है। लेकिन मुझे उस तरह से पहला स्टेप लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं किस तरह से अपना आगाज़ करूं। तो घर वालों को भी हमारी इस चीज़ का मालूम था कि भाई तलहा को शौक़ है वीडियोज़ बनाने का और तलहा भी इस तरह से सोचता है। तो फिर उन्होंने भी मुझे बुला के कहा कि भाई देखो, अगर तुमने ये काम करना है और तुमने ये चीज़ सोच ली है तो फिर तुम्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्टेप लेना चाहिए, तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए, हम तुम्हें बैक करेंगे, तुम्हें हेल्प करेंगे। तो फिर और भाई भी यही बात कहते थे। फिर मैंने भी उनकी बातें भी सुनी और फिर ख़ुद में भी हौसला और जज्बा दिखाया और मैंने स्टार्ट ले लिया। स्टार्ट लेने के कुछ टाइम बाद, जैसे फिर थोड़े टाइम बाद रमज़ान आ गया। रमज़ान में मैंने रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस बनाई, जिससे कि घर में बहनों और अम्मी लोगों को काम करना पड़ता है और भाई जो होते हैं वो आराम करने में लगे हुए होते हैं। तो ये टॉपिक लोगों को बहुत मज़ा आया, इसके ऊपर लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जैसे ही ईद आई तो ईद से पहले क्या सूरत हाल होती है घर की, माँ शॉपिंग करने में, खाना बनाने में लगी हैं, खीर बनाने में लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत रिलेटेबल लग रही थी, अपने लाइफ से जुड़ी हुई। तो फिर जब मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई तो वो काफ़ी सारा हेल्प मिला चैनल को ग्रो होने में और वीडियोस को आगे लोगों में दिखने में। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता था, जैसे मैंने एक बिल्ली के ऊपर बनाया था, दरख्त पे बनाया था और भी इस तरह की चीज़ें पे बनाया था। जैसे फिर जब ईद आई तो ईद से रिलेटेड फिर बकरा ईद, जानवर वगैरह, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को अच्छा लगना शुरू हो गई और मेरा सिलसिला इस तरह से अच्छे से चलता गया। तो क्या हम ये कहें कि आपकी इस कंटेंट की जर्नी को तकरीबन 1 साल हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है कि आपने रमज़ान में तकरीबन शुरू किया और एक अब अगला रमज़ान आ चुका है। अगला रमज़ान किस किस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालते हैं तलहा? मैं यूट्यूब पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। और किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा आपको रीच मिलती है, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, देखते हैं? सबसे ज़्यादा रीच तो मुझे मिलती है इंस्टाग्राम पे और उसके बाद फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है। तो वो उस लिहाज से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर 1 साल की का जो ये अरसा है, इसमें अगर हम इसको यूँ समझें कि वो जो आपने मेहनत की उसके अगेंस्ट ज़ाहिर जिस तरह से आप काम करें, कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं, फॉर श्योर लोग ये शायद समझते हैं कि जी यूट्यूब से ही सारी अर्निंग होती है। थोड़ा सा समझाएंगे लोगों को कि ज़रा वो कंटेंट है, उससे आपकी एक रीच डेवलप हो रही होती है। ब्रांड्स जब अप्रोच करते हैं, कैंपेन्स जब आपको मिलते हैं, तो वो ज़्यादा एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऐसा ये लोग समझते हैं, हमारा एक आम तासुर बना हुआ है कि इंस्टा पे इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं तो इनको इतने ज़्यादा उस व्यूज़ के पैसे मिल रहे होते हैं। चूँकि पाकिस्तान में इस तरह से इंस्टाग्राम पे अर्निंग नहीं होती, लेकिन ये है कि आपके काम को देखते हुए, आपकी ऑडियंस, आपकी फॉलोइंग को देखते हुए ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो फिर वो उसके आपको पे करते हैं। तो जो ब्रांड से आपको पैसे मिलते हैं वही आप जो अपना एक ज़रिया बनाते हैं। और बाकी यूट्यूब जो है उनके लिए ये है कि आपको ज़्यादा वीडियोस डालनी होती हैं, बहुत लंबी वीडियोस, 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो फिर उसके ऊपर आपकी अर्निंग होती है। तो चूँकि मेरी इतनी ज़्यादा लंबी वीडियोस इस तरह होती नहीं है, तो इसलिए मेरा यूट्यूब से ज़्यादा, वहाँ से भी होता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर ब्रांड और पेड होता है। और उसकी ऑडियंस भी ज़ाहिर है यूट्यूब की डिफरेंट है, इंस्टाग्राम पे की डिफरेंट है, मैं तो ये कहूँगी फेसबुक की भी डिफरेंट ऑडियंस है। टिकटॉक की डिफरेंट है। आपको वो सेम कंटेंट अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपलोड करते हैं फेसबुक पे ज़्यादातर लोग पोस्ट पढ़ते हैं, तहरीरें पढ़ते हैं, और इंस्टाग्राम पे ये होता है कि रील्स और ये चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, जो ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं, क्या अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, अब वो एक ट्रेंड शुरू हो गया था जिसमें डिमांड्स जो थी ना ब्रांड्स की, ऐसे भी दिखाएं हैं, ये शोकेस करें, वो तो वो उस पे वॉइस ओवर पे बड़े जबरदस्त लोगों ने कंटेंट, वो मेरे देखा मिलियंस में उनकी रीच गई है, बजाय इसके कि किसी नॉर्मल कोई स्क्रिप्ट लिख के बनाते हैं। तो क्या वाकई लाइक इतनी ही डिमांड्स होती हैं ब्रांड? बिल्कुल ऐसा ही, इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि भाई आपको ये कपड़े पहनने हैं, इस तरह से सामान रखना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह की वीडियोस मेरे सामने भी आई हैं और बहुत हंसी आती है देख के, और साफ लगता है कि हाँ ये तो बोला जाता है, हमसे भी यही कहा जाता है। मतलब अच्छा रिलेट कर पाते हैं आप उसके साथ। और आपका थोड़ा काम इस तरह का है कि आप अगर किसी ब्रांड की बात भी कर रहे हैं, किसी ऐप को भी प्रमोट आपने करना, तो बड़ी स्टोरी के साथ आप लेकर चलते हैं और एंड पे आप उसकी प्रमोशन कर देते हैं। जी ऐसा ही है, मैं कोई भी अगर एप्लीकेशन इस तरह की होगी तो पहले एक फ़नी सा एलिमेंट बना के फ़नी एक स्टोरी बनानी होगी और फिर उस स्टोरी को उस अपने प्रमोशन वाले पार्ट से लिंक करवाना होगा। ओके, और ज़रा फिर उसकी रीच होती है। तलहा, जब आप काम करना शुरू करते हैं, आप एक बज़ क्रिएट करते हैं और वो एक होता है ना, थोड़ा फ्लेक्स भी आपके अंदर थोड़ा सा हो जाता है कि आई एम डूइंग समथिंग और मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम एक चीज़ और भी होती है कि मैसेज आते हैं जानने वालों के, तलहा बड़ा कमा रहे हो, ज़रा उधार तो दे दो। नहीं, मुझे इस तरह से मैसेज नहीं आता कि भाई इतना कमा रहे हो तो कुछ पैसे हमें भी उधार दे दो। किसी ने नहीं कहा कभी? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अगर कोई कह दे तो कह देगा तो फिर देखी जाएगी उस वक्त क्या जवाब दूं। हाँ, डिपेंड करता है ना कि किसने उधार मांगा, कोई वापस करेगा या नहीं। तलहा ने उधार दिया है वैसे अभी तक किसी को?
नहीं, बस घर में बहन भाइयों को भी, मुझे भी याद इतना नहीं आ रहा कि कहीं उधार मैंने दिया हो किस तरह। बहन भाई को दिया है? हाँ, उनको दे हो सकता है जो पहले। नहीं, उधार देते हैं बहन भाइयों को या बस दे देते हैं पहले पैसे? की बात बता रहा हूँ। अच्छा, पहले की। पहले की बात, जैसे कि अभी ईदी तो- वगैरह सेविंग करके रखी होती है तो उनको जरूरत वो होती है बहन भाई तो आपस में ले लेते ना, अच्छा अभी तुम दे दो, अभी फिर तुम ले लेना मुझसे, तो फिर जब ज़ाहिर है आप ऐसा- भी चलता लेते हैं रहता तो फिर आप भी पैसे वापस नहीं करते ना उनको। ऐसे ही है ना, फिर टिट फॉर टैट ऐसे ही होता है। अच्छा तलहा, पहली दफ़ा कब फील हुआ कि यस नाउ यू आर फेमस? बिकॉज आप कंटेंट बनाते हैं, रीच भी आ रही है, लोग देख रहे हैं, बट देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आपको रियलाइजेशन होती है कि अच्छा मुझे तो अब बहुत सारे लोग जानते हैं ओवरऑल। इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब आप पब्लिक में बाहर निकलते हो। शुरू में जब आप वीडियोस देखते हैं आपको होता है अच्छा मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आ गए, इतने कमेंट, ये रीच है। लेकिन आपको असल अंदाज़ा तब होता है जब आप पब्लिक प्लेस पे निकलते हो, चाय पीने कहीं चले गए, किसी होटल चले गए, तो जब वहाँ लोग आके आपसे मिलते हैं ना, आपसे तस्वीर खिंचवाते हैं, आपके साथ खुश होकर बात करते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा वाकई अब तो लोग आपको इस हद तक जानते हैं कि वो आपके पास आते हैं, तस्वीर बनाते हैं। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आप वाकई में फेमस हो लोगों सही के बात। दरमियान। और तलहा, पहली अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से थी, या किसी ब्रांड एंडोर्समेंट की थी, नाम लिए बगैर थी क्या? ब्रांड एंडोर्समेंट थी, किसी की शॉप थी, ओके। तो वहाँ जाके मैंने कंटेंट बनाया था। कितने? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पहली कमाई तो पूछेंगे नाम यार, ये तो अब बताएं ना। एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि अच्छी थी क्योंकि हमारे दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि शुरू में हम बहुत कम वो उस तरह से ना जहन ठीक में है। आइडिया नहीं होता कि हाँ, भाई ये है। हाँ। तो फिर जब उनसे हमने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि ये इस तरह से लोग आए हैं और इस तरह से कंटेंट चाहते हैं, हम क्या कोट करें, क्या चार्ज करें, फिर उन्होंने बताया तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ। फिर जब हमने उनको वो रेट बताना शुरू किए तो फिर उसमें 1 लाख से कम थी, 1 लाख से ज़्यादा थी? तकरीबन इतनी ही थी। तकरीबन इतनी ही थी। तो चलो ठीक है, बड़ी फर्स्ट अर्निंग को फर्स्ट जब से अर्निंग को पूछते हैं हम 5,000 याद रहती है, 10,000 जितनी भी वो थोड़ी हो ज्यादा वैसे वो भी याद बड़ी रहती है मेमोरेबल आपको। भी होती है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मैं ये नहीं पूछ रही बिकॉज हर मंथ की डिफरेंट एक अर्निंग होती है ओवरऑल, बट लोग अक्सर कहते हैं अच्छा इतना स्कोप नहीं है अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं ऑर्डर। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे सवाल करी हूँ कि मैक्सिमम अभी तक आपने किस मंथ में कितना कमाया है? अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पूरा मंथ काम कोई नहीं आता, इस तरह के आप अपनी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, नहीं लेकिन आता, ये है सही कि कोई बात है। ब्रांड का कोई काम नहीं आता। तो इस तरह भी हुआ है मेरे साथ, अभी कुछ महीने पहले गुजरे थे तो उस तरह से काम नहीं था। लेकिन ये है कि फिर मैं अपनी वीडियोस डालता रहता था, तो दूसरे मेरे प्लेटफॉर्म है उनसे जो मुझे उस वीडियोस की अर्निंग होती थी वो हो जाती थी। लेकिन मैक्सिमम पूछ रहे हैं कि अभी तक, मतलब होता है ना कि अगर मेरे से पूछे, इससे पूछे, तो मतलब होता है कि हम कहते हैं जब मैक्सिमम हमने एक महीने में अभी तक इतना कितना कमाया कमाया है। सर तुमने एक महीने में मैक्सिमम? मैंने अच्छा पूछ रहे हैं आप मेरे हाँ, से? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने कितना कम, एक महीने में मैंने कम? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है मैक्सिमम मैंने, मैक्सिमम तुम्हारा जो सबसे अच्छा महीना किसी भी साल का गया वो क्या था? मुझे लगता मैं है encourage कर रहा हूं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं सही बता रही हूँ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा होता है। जैसा लास्ट ईयर रमज़ान में इवेंट्स एंड शोज एंड एवरीथिंग वो मिला के आई थिंक मैंने 1.8 तक कमाया था, माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह। 18 लाख तक बिल्कुल ठीक है। 18 से 20 के अब अराउंड मैंने सबीन कमाया बता था। सकती है, तो तला मैंने अब बताया, बताना पड़ेगा। इसमें से कोई बात नहीं, अब बताना जस्ट टू पड़ेगा। इंस्पायर अदर्स कि आप हाँ। इंस्पायर कर सकते हैं। बट ये आपकी तरह कभी कभी काम नहीं भी होता, हम सिर्फ तनख्वाह पे चल रहे होते हैं ज़्यादातर टाइम। तो मेरा भी यही हिसाब है कि जब नहीं हो पा रहा होता तो फिर तो ये है कि 1 के करीब हो रहा होता है जब बाकी प्लेटफॉर्म वगैरह से, और जब अच्छा चल जाता है सिलसिला तो फिर वो उससे 1 से ज़्यादा भी हो जाता है। नहीं बताना उसने, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना यार तला, ये देखो ना, एग्जैक्ट फिगर बताओ ना, बेस्ट मंथ कौन सा एग्जैक्ट गया? फिगर मैं आपको कैमरे के नहीं, behind the ऐसे camera नहीं बताऊंगा। पूछ लिया कैमरे पे, वो लोग कहेंगे अच्छा आप मेरे खानदान से ही पहले कॉलें आएंगी, इतना कमाते इतना कमाया तुमने? मैंने पहले ही बता दिया, एक महीने में, साल में, एक महीने में ऐसा हो देखिए, जाता। अब जैसे आपने खुद कहा ना, देखो कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप नहीं अर्निंग आ रही होती, कुछ के अच्छे होते हैं। बेस्ट मंथ कौन सा था? बेस्ट मंथ सितंबर 2025। उसमें अब लोग जाके खुद देख लेंगे कितनी मैंने वीडियोस इस तरह की बनाई है, अच्छा। अंदाजा लेकिन हो हमें ये तो जाएगा। नहीं पता ना ठीक किस है। ब्रांड से कितने तुम्हें चार्ज किए होंगे। हाँ, ये तो नहीं पता होगा ना मैं उनको। तो एक कम्युलेटिव पूछ रहा हूँ ना, टोटल मिला के कितने थे? वहां से तला की बहन की आवाज आई है। Next नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ना, बहन बड़ी सपोर्टिव है इस मामले में। देखिए, हम तो इससे इनकरेज कर रहे थे आप सबको कि जब आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह हाथ पकड़ता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर अल्लाह आपको और दे और इसमें बहुत बरकत डालेगी, हमारी दुआ, बिकॉज आपने बड़े उसको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया माशाल्लाह। बिकॉज तला हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिसके बारे में हम ये कह रहे होते हैं कि उन्हें सिर्फ रीच से मकसद है, सिर्फ वायरल होने से शायद उनको सरोकार है,
वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि उसका माशरे पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बल्कि मैं आपसे राय भी ले लेता हूँ इसका, हम ज़रा किसी का नाम नहीं ले रहे, सबकी अपनी अपनी खबर है, सब ने अपना अपना हिसाब ज़रा खुद देना है, अल्लाह हम सबको हिदायत भी दे। टिकटॉक पे स्पेशली बिकॉज इट्स नॉट द प्लेटफॉर्म राइट, इट्स द कंटेंट। टिकटॉक पे टिकटॉक लाइव हमारे सामने बहुत से ऐसे कंटेंट आते हैं तलहा जिसमें नाज़िबा गुफ्तगू होती है, कुछ ऐसे विजुअल होते हैं जो कि मुनासिब नहीं होते। आपकी इस पर क्या टेक है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि हर प्लेटफॉर्म जो है उससे हमें अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए और बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इखलाकी दायरे में रहते हुए कंटेंट बनाना चाहिए, चाहे जिसका जिस तरह भी है। कोई खाने का कंटेंट बनाता है, कोई ट्रैवलिंग करता है, कोई कॉमेडी टाइप वीडियोस बनाता है, तो सबको चाहिए कि वो एक इखलाकी दायरे में रहते हुए जायज़ तरीके से अपने काम को लेके आगे चले। बिल्कुल ऐसे ही है। हर प्लेटफॉर्म आपके फ़ायदे के लिए भी होता है और उसको आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए यही है कि हम उसको पॉजिटिव तौर पे लेके और चलें। ऐसे में चूंकि तला देखें एक कम्युनिटी डेवलप होती है ना कंटेंट क्रिएटर्स की, बिकॉज बहुत से इवेंट्स होते हैं, आप लोग साथ होते हैं, आपकी इंटरेक्शंस हो रही होती हैं, कई बार कोलैबोरेशंस हो रही होती हैं। अब ऐसे में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने किसी वक्त में ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया और जो कि अच्छा नहीं है, या ऑन एंड ऑफ चल रहा हो उनका ये कंटेंट और बाकी कंटेंट भी वो कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव द रीच, आपका स्टैंड क्या था? डू यू हैव अ प्रिंसिपल कि अच्छा मुझे काम करना है इनके साथ या नहीं करना है, या कि आप कहते हैं उसका अपना है, वो कर रहा है नहीं कर रहा, वो क्या कंटेंट कर, डजंट मैटर, व्हाट्स योर प्रिंसिपल? मेरा ये होता है कि मैं मेरी जो कम्युनिटी जैसे कॉमेडी टाइप वीडियोस बनाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, तो मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ है, बातचीत है, वो मेरे साथ आते हैं, तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, तो मेरा उनके साथ रहता है। और बाकी जिनको मैं नहीं जानता तो उनसे फिर मेरे ये होता है कि मैं जब किसी को नहीं जाना हुआ या कोई मेरे से करीब नहीं रहता या मेरे उससे कंटेंट से मैच नहीं करता, तो बस फिर मैं एक रिस्पेक्ट के तौर पर इस चीज़ को देखता हूँ। अच्छा, इसमें तलहा अगर देखें एक रेस भी है ना ओवरऑल, अगर हम देखें कि कंटेंट क्रिएशन में अच्छा फलाने को ये ब्रांड एंडोर्समेंट मिली है तो अच्छा मुझे भी मिले, या उसकी रीच इतनी है तो मुझे भी रेलिवेंट रहना है, मेरी भी रीच इतनी हो जाए ताकि मुझे लोग अप्रोच करें। ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कुछ ऐसी वायरल होने के लिए कुछ ऐसी हरकत सामने आती हैं, कोई ऐसी वीडियोस कोई कंटेंट ऐसा अपलोड हो जाता है जिससे नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आपने कभी ये वाला प्रेशर लिया कि फलाना मुझसे आगे निकल गया है इस रेस में और मैं कुछ ऐसी चीज़ मैं भी कुछ अपलोड करूं, किसी के खिलाफ बोल लूं? क्योंकि अक्सर होता है कि एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे को बैश करते हैं, दोनों की रीच जो है वो ऊपर चली जाती है। मैं इस पे ये कहूँगा कि कोई भी इस तरह की बात हो ना, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का गौर करना चाहिए कि कोई भी आपकी शोहरत या आपके पैसा या आपका जो अर्निंग है वो आपकी नहीं ले सकता। हर किसी का अपना मुख्तलिफ काम है और हर आपका काम दूसरे से हट के, आप अपने काम पे फोकस करें, आप अपनी वीडियोस को आगे लेके चलें और वो अपनी मेहनत करेगा। तो कोई भी किसी की शोहरत या किसी का पैसा या किसी का नाम नहीं ले सकता या नहीं खा सकता। आपको अपने तक रहते हुए मेहनत करनी है, वीडियोज़ बनानी है, अच्छे से अच्छा काम लेके आना है, तो आपका एक अलग मकाम बनेगा, उनका एक अलग नाम बनेगा। किसी से बस ये ना करें कि भाई उसके पास ऐसा आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं है। सही बात है। कोई गोल सेट किया तलहा आपने ज़िंदगी में? गोल यही है कि बस इसी तरह से कंटेंट बनाते रहें और लोगों जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट करते रहें और इंसान अच्छे से अच्छी चीज़ों के साथ रहे और बुराई से महफूज रहे। अच्छा, बस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में ही आगे जाना है? जी बिल्कुल, ओवरऑल यही सोचा हुआ है आपने थ्रू आउट। और पेरेंट्स सपोर्टिव हैं इस हवाले से? बिल्कुल सपोर्टिव है। स्पेशली होता है ना कि अम्मियाँ या अब अक्सर ये बात कर रही होती हैं कि नहीं इस तरफ ना जाओ, किसी ऐसी जगह पे आपको जाना चाहिए जिसका स्कोप हो और जहाँ पर आपको सस्टेनेबिलिटी हो आपकी। अम्मी पहले यही कहती थी कि उन्हें कहती थी, जब मैंने वो वीडियोस देखती थी मुझे अंदाज़ा नहीं था पहले कि भाई इस तरह से भी वीडियोस बनाई जाती हैं और इस तरह से भी लोग इन वीडियोस को भी पसंद करते हैं। मेरे जहन में तो इस तरह से नहीं था। तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं अम्मी इस तरह का कंटेंट भी होता है और इसको भी लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहती हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने देखा भी कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हूँ, भी आपके पास इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, तो ये बात उनके लिए भी बहुत बायस फ़ख्र होती है, खुशी का बायस होती है, बहन भाइयों के लिए भी, घर वालों के लिए भी। लास्ट टाइम जब आप हमारे पास आए तो उसके बाद पीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ साहब से। बल्कि मैं ज़रूर चाहूँगा कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात जिसने बहुत इंकरेजमेंट दी हो आपको, वो क्या थी और किसकी तरफ से थी? वो वैसे तो मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मेरी हौसला अफजाई करता है, लेकिन ये है कि वज़ीर आज़म साहब से जब मिलना और उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलना, ये एक नेक्स्ट लेवल होती है।
तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी और हमेशा याद रहेगी। और इतनी यंग एज में वाकई Yes, बहुत बड़ी बात है कि yes. आप अपने आपको इतना प्रूफ कर दें कि लीडरशिप आपको बुलाए और अप्रिशिएट कर रही हो, तो ये आई एम श्योर आपका काम ऐसा है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया तलहा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के बल्कि लिए। इससे पहले कि हम क्विकली बस ये पूरे से हाँ। थ्रू आउट हमारे साथ रहेंगे रमजान में हाँ। मुख्तलिफ शोज में आएंगे, तो ये जरा पूछ लेते हैं कि तलहा व्हाट्स इन योर माइंड हमारे हमारी audience के ट्रांसमिशन लिए। में, हमारे ऑडियंस के लिए किन मौज़ूआत पे होगी बात? आपकी ऑडियंस के लिए बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत होगी और बहुत से करैक्टर बन के बातचीत होगी और आप उसमें सवाल करेंगे, मैं उस करैक्टर में रहते हुए आपको जवाब दूंगा और नॉर्मल गुफ्तगू भी होगी और दिलचस्प गुफ्तगू होगी क्या आपकी बात है, ऑडियंस के तो लिए। हमारे साथ रहिए क्योंकि तलहा भी हमारे साथ ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे इस ट्रांसमिशन में और उनसे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बात करते रहेंगे और ऑफ कोर्स जो उनका एक स्टाइल है द सिग्नेचर स्टाइल कि उसमें एक मजाक का एलिमेंट भी होता है एंड यू नो उसमें मैसेज भी होता है। थैंक यू वेरी मच Thank you so much. टुडे, इट्स Thank ग्रेट you. टू हैव यू। और वो जो उनकी उर्दू है ना वो थ्रू आउट आपको नजर आती भी रहेगी, वो नजर आती है उनके प्लेटफॉर्म से फॉर श्योर। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। रमज़ान में रूटीन सबकी ही चेंज होती है, सारे प्रोफेशंस जो हैं वो हर तरीके से अपनी रूटीन को शिफ्ट कर रहे हो। तो ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स की अगर हम बात करें, उनकी रूटीन भी बड़ी चेंज होती है, हम देखते हैं, क्योंकि पोस्टिंग्स की टाइमिंग्स होती हैं, देन काम करने का टाइम होता है कि किस वक्त रीच ज़्यादा होगी। तो आई एम श्योर वो जो कंटेंट शाम में अपलोड होता होगा या दिन में अपलोड, वो अब फिर जो अफ्तार से सहरी के दरमियान का टाइम होता है, सब जागे होते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उस दौरान प्रॉब्ली पोस्ट हो रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस टाइम पे पोस्टिंग और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कंटेंट क्रिएशन उसमें कितना चेंज आता है। सो आज रूटीन से मुतालिक की बात करेंगे, एट द सेम टाइम ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कंटेंट क्रिएटर नुमान उल हक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। आपने ज्वाइन किया यस मैन फ्रॉम हैप्पी वाटर। ये यस मैन फ्रॉम हैप्पी वाटर के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये हम चाहेंगे कहानी आप सुने। आप क्यों कहते हैं अक्सर लोग जैसे ही मिलते हैं कहते हैं यस मैन फ्रॉम हैप्पी वाटर? हैप्पी वाटर बेसिकली मैं खुशाब से हूँ, तो मेरा एक दोस्त है मोहसिन खान न्याजी, ठीक है, तो वो उसकी और जो मेरी आपस की कन्वर्सेशन होती है ना, वो बहुत ही और तरह की इंग्लिश में होती है। हम लोग ढूंढ रहे होते हैं वर्ड्स जिनका वर्ड का मेन मीनिंग और होता है, लेकिन इंग्लिश में हम उसको और इसी तरह वो खुश को वो हैप्पी कहता है और आपको मतलब वाटर पानी, ठीक है। मतलब मुझे वो, मेरा नाम नोमान है तो वो यस मैन बोलता है, यस मैन फ्रॉम हैप्पी वाटर मतलब नोमान फ्रॉम खुशाब। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड। वेल वेरी टेक्निकल। बाकी ये Not at all. आपको पता चला है तो इस वजह से अब आप भी कहते हैं। लोग इस तरीके इट्स से इंटरेस्टिंग। कोई फर्स्ट टाइम सुना, वही कह रही हूँ ना, वेरी टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग। टेक्निकल और फिर केड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऐसे आके बैग है उन्हें क्या ऐसा गड्डी खोल ली है। नो मान, यस मैन, यस मैन फ्रॉम हैप्पी वाटर। ओके जी, खुशाब। जबरदस्त। वो मियाँ वाली से है तो मैं मैं उसे कश्मीर फ्रॉम से हस्बैंड वाली बोलता हूँ। उसको हम नहीं चेंज कर सकते। कश्मीर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर नहीं, सकते। कश्मीर को तो हम सिर्फ पीस ही कह सकते हैं। प्लीज ना ट्राई करें। रमजान की रूटीन Okay. नमन हाँ, कैसी okay. है? अच्छा, रमज़ान में जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका रमज़ान तो तकरीबन एक हफ्ता पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्यों क्योंकि वो डील्स। हफ्ता ज़्यादा रोजे रखते हैं? हाँ नहीं, अपनी ऑडियंस को पहले बताना होता है ना कि फर्स्ट रमज़ान रमज़ान की रमज़ान सहरी या आने फर्स्ट रमज़ान की जो इफ्तारी है वो आप लोगों ने काम पर करनी है। कि मेन्यू में क्या होना कि चाहिए मेन्यू हफ्ता में पहले? नहीं, पहली इफ्तारी कहाँ करनी है इसके लिए आपको एक हफ्ता पहले इफ्तारी शुएब, करनी उनको पड़ेगी। बोलने तो दें, आज क्या नहीं कह ना रहे सलीन, हो? ऐसे कैसे मसा मसा हाथ बोलने आया तो मेरे। दें, क्या कह रहे थे आप? बेसिकली होता ये है कि क्या एक होता हफ्ता Basically पहले होता क्या है? एक हफ्ता पहले हम एक लोग हफ्ता अपनी पहले रिकॉर्डिंग क्या करते हैं आप? रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्ड करते हैं? फूड रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, बड़े थे से देखें। अब उसने कहा मैं इनको इन्हीं के साथ जवाब देता हूँ यार। हमारा दोस्त है, बस लिवरेज है कि हम नुमान को तंग करते हैं। ओके, आप बताएं। अच्छा, होता ही है कि स्टार्ट में हम लोग एक हफ्ता पहले से ना जो डिफरेंट डील्स, जब बुफे, अफ्तार बुफे या सारी बुफे लग रहे होते हैं, उसको हम शूट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक आधे दिन में हम उसको एडिट करके ठीक है। और एक दो दिन पहले रमज़ान से उसको पोस्ट करना स्टार्ट कर दें, ताकि जो लोग शुरू से ही शौक रखते हैं कि बाहर जाके सहरी करनी है या इफ्तार करना है, तो वो उनको वो वीडियोस पहुंचती रहती हैं। Okay. डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के बारे में उनको नॉलेज मिल जाता है कि हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर जाना है तो सहरी अच्छी मिलेगी, तो इस जगह पे जाना है तो अफ्तारी अच्छी मिलेगी। तो इस वजह से हमारा रमज़ान एक वीक पहले तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। हमें वही माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है, सहरी हो रही है, हम लोग बैठ के दुआ कर रहे होते हैं, बस वो सारा कुछ चल रहा होता है। बहुत सारे behind the रेस्टोरेंट्स होंगे जो कि रीच आउट करते होंगे। हाउ
हाउ डू यू नो पिक एंड चूज वाला मामला होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं? बेसिकली यही है ना कि अगर एक हफ्ता पहले स्टार्ट हो रहा है तो एक हफ्ता पहले आप लोग 10, 12, 15 रेस्टोरेंट्स को भी कवर कर सकते हैं, तो फिर डेली एक वीडियो डाल दें, 2 वीडियोस डाल दें, तो साथ साथ चलता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सहरी आपने एक ही दफ़ा करनी है, तो रमज़ान के बाद तो आपने एक ही दफ़ा सहरी करनी है, उसी की शूटिंग करनी है, साथ साथ सहरी भी करनी है, आप लोगों ने साथ में शूट करना है और आप लोगों ने एडिट करके वो पोस्ट करना है। ये इफ्तार का भी टाइम है तो एक ही टाइम होना है, सही बात है। तो वो एक ही आप लोगों ने करना है। तो उससे पहले 10 एडवांस जो हम अपनी जो रील्स हैं वो एडवांस उसको शूट कर लेते हैं ताकि हम उसको आगे स्केड्यूल करके पोस्ट कर लें साथ साथ। तो क्या रमज़ान में आप ज़्यादा काम फूड के कंटेंट पर ही कर रहे होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, स्टार्ट में फूड का कंटेंट ज़्यादा आता है, उसके बाद जब आखिरी अशरा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आपको शॉपिंग की डील्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपके मॉल्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं, या आपके जो सैलॉन्स होते हैं वो आपकी ईद गेटअप के लिए जो डील्स हैं वो आप लगा देते हैं, तो फिर वो काम स्टार्ट हो जाता है। मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हुए। हाँ नहीं, रमज़ान में तो खैर मैं कम करवाता हूँ, पहले रमज़ान में मना नहीं है। हाँ कुछ किसी हद तक मना हो जाता है, मतलब नाखून साफ रखना तो रमज़ान में सफाई का, और नहीं वो शुएब भाई को समझ आ गई है कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, तो इस वजह से आपसी बात है कोई। नहीं मैं शेयर कर लेता हूँ। वो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स सैलून में होता ये है कि लेट्स सपोज फीमेल स्टाफ है तो आप अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली नहीं एक फीमेल स्टाफ के पर्सपेक्टिव से दूसरा वैसे ही दिल नहीं करता ना कि आप लाइक है ना, आई डोंट नो, वो ईद के करीब पहले आप लोग ना इस तरह की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो कंटेंट जो होता है वो इसी तरह का कंटेंट आपको आखिरी अशरे में देखने को मिलता है, जिसमें आपकी तैयारी की डील्स आ रही होती हैं, लाइक सैलॉन्स की हो जाती हैं, या शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे आप लोगों ने कपड़े अपने ख़रीदने होते हैं तो वहाँ की डील्स चल रही होती हैं। तो ये रमज़ान जो होता है इसमें कंटेंट क्रिएटर के ऊपर एक थोड़ा सा काम का प्रेशर आ जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है। पैसों का प्रेशर भी डील देखें, प्रेशर को कम करने के लिए कोई एक मोटिवेशन चाहिए होती है जो वो आपको वो उस चीज़ से मिल जाती है। नहीं मतलब ये वाकई सही होता है कि बाकी पूरे साल की निस्बत रमज़ान में अर्निंग मतलब बहुत ज़्यादा फूड के हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बरकत है ना जी, बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है फूड की वजह से भी, क्योंकि लोगों ने बाहर जाना है। आजकल ट्रेंड बन गया है कि हम लोगों ने सहरी बाहर करनी है या इफ्तार बाहर करना है। पहले जो होते थे वो लोग कोशिश करते थे घर में बैठ के गैदर होकर इकट्ठा किसी को इफ्तार के लिए बुलवा लें, लेकिन अब ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर किसी की आप इफ्तार कर भी रहे हैं तो वो बाहर किसी आप रेस्टोरेंट पे लेके चले जाते हैं। ईजी हो जाता है ना, बिल्कुल ईजी हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा होता है कि वही आप बुकिंग करवा लें और आराम से आप जो है ना, और दूसरा आपके पास वैरायटी ज़्यादा हो जाती है ना, बुफे लगे हुए 30-40 डिशेस पड़ी हुई हैं आपके सामने, किसी को कोई चीज़ पसंद है किसी को नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो वहाँ से जाके अपनी पसंद की चीज़ खा लेते हैं। अब मुझे लगता है कि समटाइम्स ऐसी बहुत सी जगह होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह पे, लेकिन कुछ जगह मुझे लगता है कि बहुत मिसमैनेज्ड भी होती हैं। जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो बुफे लगा दिया और बस ऐसा दिल ही लिटरली दिल नहीं करता। सही बात है। आप ऑलरेडी मैंने देखा अजान होने वाले उससे इतनी पहले वो लाइनें लगवा देते हैं, और मैं कहती हूँ आप नहीं अकोमोडेट कर सकते रोजे की हालत में, आप पे भी कर रहे हैं, एक तो आप सुकून के लिए पे कर रहे हैं कि आपका एक एक्सपीरियंस हो, वो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाता है ना। आई डोंट नो लोग जाते क्यों हैं ऐसे। बेसिकली ना बुफे को खाने का हम लोगों को ना आइडिया नहीं है, बुफे का ये नहीं इनको पता, ये समझ रहे होते हैं कि बस ये 15-20 मिनट है, इसी में हम लोगों ने खाना है और बस ख़त्म हो जाना है सारा कुछ। हालांकि बुफे में जितने आइटम्स होते हैं, एपिटाइज़र होते हैं या मेन कोर्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं, चाय होती है, वो बार बार आ रहे होते हैं। और दूसरा अगर आप इफ्तार पे इकट्ठा खाएंगे तो आपसे एक तो खाया नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को एक पते की बात बता देता हूँ कि इफ्तार करना कैसे चाहिए। अगर बुफे में नहीं, बिस्मिल्लाह करें, बुफे अगर आप अवेल कर रहे हैं किसी जगह पे पैसे दे के, तो आपके पैसे कम से कम पूरे होने चाहिए। सही बात। आप खाएं, स्टार्ट करें अपने एपिटाइजर से, फ्रूट चाट वगैरह आप खाएं, उसके बाद आप नमाज की ब्रेक दें, वो खत्म नहीं करें। खजूर, थोड़ा सा पानी, फ्रूट चाट और ब्रेक, ठीक है। या आपने दही वाले चना चाट कोई चीज़ वो थोड़ी बहुत खा लिया तो वो ठीक है। उसके बाद आपने नमाज क्योंकि पढ़नी है, नमाज का वक्फा आपको देते हैं, वो जाहिर सी बात है, खाना तो चल रहा होता है, लोग खा भी रहे होते हैं। उसके बाद अपने मेन कोर्स की तरफ आएँ, वहाँ पे बैठें, गपशप करें फैमिली के साथ, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे की स्लॉट होती है। लोग पकोड़े खाते हैं, आप उनका क्या करेंगे? आप मेन कोर्स से नहीं, मेन कोर्स से पहले आपने सीधा जी जो स्टार्ट है ना, एपिटाइजर वाला या इस तरह वाली जो चीज़ है ना, उसमें आप लोगों ने इसका भी एक पोर्शन ऐड कर लेना है ना। ये तो अब आपकी मैनेजमेंट है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद जब आप टाइम देंगे ना, बोल के इससे खाना कैसे होगा? नहीं, फ्रूट चाट वो जो आप कह रहे हैं ना, सारी चीजें, फ्रूट चाट, चना चाट, सब नहीं खाना ना, अगर एक पकोड़ा, अच्छा चलें फ्रूट चाट, चना चाट, फ्रूट चाट और चना चाट, हाँ जी,
Fruit या चाट आप के अपना बगैर पोर्शन कौन सी सेलेक्ट इफ्तारी कर होती है? लेना कि आपने कितना खाना है, दोनों को 2 टेस्ट करना है चम्मच। तो वो 2 चम्मच 3 चम्मच 2 खा चम्मच लें। फ्रूट चाट, अच्छा, 1 सही। चम्मच दही बड़े, अच्छा जी, खाएं, एक सब चम्मच पोर्शन चना कंट्रोल कर हाँ, लें जी, पोर्शन आगे बढ़ते कंट्रोल कर लें। चाट। उसके चम्मच बाद छोटा वाला, टेबल स्पून। ब्रेक करने के बाद आप अपने मेन कोर्स की तरफ से मेन कोर्स की तरफ आएँ, फिर उसको आप आराम से एंजॉय करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, फिर आप चाय की तरफ या मीठे की तरफ आएँ, वो खाएं। 1-1.5 घंटा लगाएं वहाँ पर। अगर आप बाहर जा रहे हैं 1-1.5 घंटे की स्लॉट है तो पूरा आप वहाँ पर बैठ के उसको आराम से खाएं, एंजॉय करें और फिर वहाँ अच्छा, से मेरा जाएं। ख्याल है बुफे में लोग इसलिए भी इस तरह का एक हम मिसमैनेजमेंट देख रहे होते हैं, या लोगों की आंखें नहीं भर रही होती, पेट भर जाता और है। दूसरा वो सारा कुछ एक ही दफा प्लेट में डाल के ले आते हैं, वो हालांकि इसलिए कि उससे पैक नहीं ठंडा भी हो करवाने जाता देते है। ना। अरे देखें पड़ा हुआ तो बारी है। बारी ले आओ ना। नहीं शुएब, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। देखें, मुझ जैसे लोग या बहुत सारी लड़कियां स्पेशली रिलेट कर सकती होंगी कि आप, मैं तो कभी बुफे पे नहीं जाती, पैसे दे कोई बुलाए तो चली जाती, पैसे दे के नहीं जाती। मैं कभी पैसे पूरे करके, हलाल के पैसे में बड़े मुश्किल से कमाते हैं। मेरे लिए क्या होता है कि जो अफ्तार ही होती है उसमें पकोड़े, समोसे, और अगर आप मतलब एक एक भी अगर खाएं अफ्तार के बाद, मेरा पेट भर जाता है, मुझसे नहीं खाया जाता इससे ज्यादा। बिल्कुल भर जाता आप मेन कोर्स की तरफ भी अगर जाते हैं तो वो बस चखा जाता है उसके hardly। दरमियान में आपने नमाज का जब गैप देना है तो अच्छा। हो सकता है वो आप जरा हिलो जुलो ना, walk हिलो stop जलो करो। थोड़ा सा, नमाज पढ़ेंगी तो और फिर उसके मतलब बाद मैं वो अगर ठीक ये हो कहूँ कि मैंने सही से खाना नहीं खाया, मुझे पैक कराना चाहिए जी, बुफे था पैक तो नहीं होगा, मतलब पैक तो मैंने नहीं होगा पैसे ना। दिए, जाएगा। मुझे तो पैक पैसे नहीं वापस होता, दो। क्योंकि अगर वो कुछ छोटी सी मतलब मैं कह रही हूँ अमाउंट में फर्जी तौर आपको छोटी सी अमाउंट में अगर आपको 20-30 आइटम्स दे रहे हैं, आपकी मर्जी के आप सारे खाएं, बेशक नहीं खा सकती तो छोड़ दें, लेकिन पैक तो वो नहीं नहीं तो करवा वो सकते। बैग काफी बड़ा है, वो जो मैरून वाला है। सच अ बिग, मतलब है सभी वो बैग अच्छा, बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया अगर आप इस पर्सपेक्टिव से। अच्छा जी। Exactly। बैग में नहीं मैं ऐड, शॉपर डालना, डबल शॉपर रख दो विच, तो ठीक है जी, अच्छा आइडिया। आज के बाद हाँ तो shopper उसमें लेके आराम से जाएंगे। डाल के जो पसंद है वो डालो, घर आके आराम से खा लेना। ठीक पैसे है जी, दिए ना। गुड आइडिया। मुझे लग रहा है अब रेस्टोरेंट में मुझे घुसने नहीं देंगे। अगर तुम्हारा बैग साथ हो तो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। क्लच लेकर आया करें, ये बड़ा जंबील लेकर नहीं साथ आनी। नहीं लेके आना कभी जी, किया अब वैसे? मुझे लगता है मुझे थोड़ा allowed है। सलीम कभी किया ऐसे? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं इतनी फूडी नहीं हूँ। हाँ। और बहुत जल्दी मेरा पेट भी भर जाता है, तो मुझे खाने की तलब नहीं रहती। मतलब मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन में थोड़ा खा के मेरा पेट भर जाएगा, दैट्स इट। तो वो इतनी मुझे तलब नहीं है। मैक्सिमम कितना खा लेते हैं नुमान आप बुफे में? हाँ देखिए शुएब भाई, जितनी आइटम्स है ना हम लोगों ने सारे चेक करने होते हैं, तो ठीक है। एक एक चम्मच या एक एक बाइट अगर आप लेते हो ना तो ऑब्वियसली पेट भर जाता है, क्योंकि हमने ऑडियंस को बताना होता है कि ये वाली चीज़ जो है इसमें ज़्यादा अच्छी है, ये बस ठीक है, और Okay। जिसका नहीं बताते इसका मतलब होता है कि और वो वाली सच चीज़ बोलते हैं, नहीं ऐसा और नहीं ये- कि पैसे ये मिले हुए हैं देखिए- तो रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं। उससे Basically रेस्टोरेंट को मसला नहीं होता कि हमारी फलानी डिश के बारे में आपने ये क्यों कह दिया कि बस होता ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट पे या किसी भी जगह पे, वहाँ की सर्विसेज या खाना जब अच्छा नहीं लगता तो मैं उनको मना कर देता हूँ। ये अभी 1 वीक पहले भी मेरे साथ इसी तरह के केस हुआ है, तो मैंने उन्हें बोला है कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 1 वीक बाद दोबारा मैं गया हूँ, उन्होंने शेफ शायद चेंज किया, ये जो भी हुआ उस दफ़ा खाना बहुत अच्छा था तो फिर मैंने उसका रिव्यू किया था, ओके। अपलोड तब किया था। सही। ये आपने अच्छा एक स्टाइल रखा हुआ है ना कि जिसकी आप बात नहीं कर रहे, इसका मतलब है नॉट रिकमेंडेड। देखिए कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसकी कुछ अपनी टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह अपना स्टाइल है बताने अपने का। स्टाइल है बताने का। अब आवाम ने देखना है कि वो क्या बता रहा है, उसको जज करना है, आवाम का काम है। अब हम लोग अगर बता रहे हैं कि ये प्लेस सिर्फ व्यूज़ की वजह से रिकमेंडेड तो है, समझ तो जाओ आपने कि views- समझ जाना है कि ये व्यू जो है ना, इसका व्यू अच्छा है, बाकी खाना नहीं अच्छा। तो वो टेक्निकल टर्म्स कुछ बंदा यूज़ कर लेता है, तो उससे अंदाजा देखना हो चाहिए। जाता है। क्योंकि एक क्रिटिसिज्म नुमान फूड ब्लॉगर पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो जी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहते हैं जी बेस्ट ऑथेंटिक सुशी, दूसरे पे जाएंगे ऑथेंटिक सुशी, इससे सुशी तो कभी खाई नहीं है, तो हर जगह तीसरे मिल में रही है ना जाएंगे। ऑथेंटिक। उन्होंने ये थोड़ी कहा बेस्ट टेस्ट, बेस्ट का बेस्ट तो हर जगह हो सकती है। अब जब वो कहेंगे कि सबको अगर के बेस्ट टेस्ट, तो फिर बात बनेगी। बड़ा कोई लफ्ज़ निकाला तुमने बेस्ट टेस्ट। वैसे एक बेस्ट फ्रेंड होती है, एक बेस्ट टेस्ट फ्रेंड होता है, फूड मतलब जो भी हो। टेस्टीएस्ट। टेस्टीएस्ट, Tastiest। यमीएस्ट। यमीएस्ट, हाँ आपने देखा कि एक होगा यमी फूड। यमी फूड पे भी आप रुकते हैं, यमी कह रहा है फूड को, जब कहते हैं यमीएस्ट फूड। नहीं, बहुत सारे- हैप्पी नहीं बर्थडे नहीं, और आ जाओ ना, मोस्ट यमीएस्ट फूड। नहीं लेकिन अगर आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे, किसी को बता हैप्पी बर्थडे बोले, ठीक है, एक फील आती है कि आपने हैप्पी बर्थडे बोल दिया। ठीक है। अगर बोले हैप्पीएस्ट बर्थडे, आय हाय हाय। ये तो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए पिएस्ट लगा देते हैं साथ। सो अगर कहते हैं मोस्ट Just हैप्पीएस्ट imagine। बर्थडे, मैं हम किस तरफ चले गए हैं वैसे, लेकिन क्या नुमान वाकई ख्याल Back रखा to the जा रहा topic। होगा इन देखिए- टर्म्स का
कि अगर एक स्पेसिफिक डिश के लिए आपने कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर लें तो नहुलात रखो जी, कुछ और इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो अपनी हर वीडियो में ये कह रहे होते हैं कि मैंने एक्सप्लोर किया है जी इस्लामाबाद का सबसे मोस्ट फेमस, और वो फिर अगली वीडियो में भी वो मोस्ट फेमस आ रहा होता है, फिर अगली वीडियो में मोस्ट फेमस। तो ठीक है, मोस्ट फेमस है, एक होता है मोस्ट फेमस या एक वायरल होता है, या कोई उसकी एक चीज़ है उसको निकाल दो कि यार इस कैफ़े की ये मोस्ट फेमस चीज़ है, वो तो चले समझ में आती है, लेकिन सारे कैफ़े मोस्ट फेमस है तो वो मेरे ख्याल में उस ब्लॉगर के ऊपर या उस क्रिएटर के ऊपर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। और हर किसी का टेस्ट बस डिफरेंट होते हैं ना। अब आपका अपना टेस्ट है, आपको पसंद आया जरूरी नहीं है दूसरे को पसंद आए, मतलब और ये भी होता है ना कि आप अगर जिस टाइम गए हो आप लोगों को खाना अच्छा सर्व हुआ है, आपने तो अपने रिव्यूज दिए हैं ना कि मैंने यहाँ पर खाना खाया, मुझे खाना अच्छा लगा, ताज़ा मिला है, मुझे ताज़ा मिला नसीब। बाकी मतलब हम लोग अपना बता रहे होते हैं कि ये जगह अच्छी है और मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने ये चीज़ ट्राई की और मुझे अच्छी लगी है। अब आप आएंगे तो आपको भी अच्छा मिलेगा। हाँ, आपने बताया मैं रमजान से पहले यहाँ पे आया था, मुझे अच्छी इफ्तारी कराई थी। आपने वादा थोड़ी किया वीडियो में, क्या आपको अल्लाह का वादा आपको अच्छा ही मिलेगा। आपने तो कहा मिलेगा, मिल सकता है। मैं आया था, मुझे अच्छा मिल गया, ताज़ा मिल गया, आपकी किस्मत। नहीं ऐसे भी समटाइम्स होता है, लोग कमेंट सेक्शन में आके बता भी रहे होते हैं कि यार हम लोग गए थे वहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं थी, फिर ये होता है कि हम उस ब्रांड को टैग कर देते हैं कि यार देखें हमारी वजह से अगर कोई बंदा गया है तो आपने इनको इस तरह का खाना नहीं दिया, तो आप इनको दोबारा बुलाएं और बताएं कि हम लोग इस तरह का खाना देते हैं। तो होता है, एक दो दफ़ा हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि वो लोग दोबारा बुलाते हैं, फिर उनको अच्छा सर्व करते हैं, फिर उनके कमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। दो बातें हमारे, एक तो देखें फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली कि आप चार्ज नहीं करते और आप कहते हैं आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई ओन कॉन्टेंट, जिसकी रीच अच्छी आएगी, आप चार्ज नहीं करें, आप जाते हैं, आपने रिव्यू दे दिया, उसमें तो आप इतने बाउंड नहीं हैं। लेकिन जब एक रेस्टोरेंट आपको अप्रोच ही कर रहा है कि जी आपने आना है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिव्यू दें, तो उसमें आई थिंक थोड़ा सा आप बाउंड हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक ड्रामे के लिए आप एक करेक्टर हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप शूट कर रहे हैं, आपको डायलॉग्स भी दिए गए हैं, क्या ये होता है? नहीं, डायलॉग्स नहीं दिए जाते। मेरी एक है कि मैं सबसे पहले उनके साथ यही डील करता हूँ कि मैं आऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि अगर तो खाना या किसी भी जगह पे, मैं फॉर एग्जांपल अगर मॉल की बात कर रहा हूँ तो उनकी प्राइसेस अगर मुझे फील हुई कि हाँ बाकी मार्केट से आप डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई ऑफ़र दे रहे हैं, समटाइम्स ये होता है कि लकी ड्रॉ कर देते हैं, उसको फिर हम प्रमोट कर देते हैं कि ये स्कूटी मिल रही है जी, यहाँ पे इतने की शॉपिंग करें, लकी ड्रॉ में आए और इतने अरसे बाद आपको ये स्कूटी ड्रॉ होगा, उसमें आपकी स्कूटी निकल सकती है। ठीक है, तो या तो इस तरह की होगी। जो बाउंड करते हैं ना कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, फिर उसके लिए वो टर्म्स होती हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं कि यार खाना पसंद नहीं आया, मैं दोबारा आऊँगा, तो फिर उसमें आप अपने हिसाब से आप एग्जैक्टली। अच्छा, कंटेंट अपलोड करने का क्या होता है, क्या रीच रमज़ान में वाकई क्रिएटर्स की बढ़ जाती है? स्पेसिफिक टाइम होता है? स्पेसिफिक टाइम एज सच नहीं होता। हाँ देखें, हर इंसान को ना खुद ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप किस टाइम मोबाइल उठा के रील्स या कोई स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, अफ्तारी से पहले या सहरी के टाइम। अगर जो बंदे एक्टिव होके उठते हैं वो सहरी के टाइम या सहरी से थोड़ी देर बाद में ना कर रहे होते हैं, नमाज के बाद आराम से थोड़ी देर ना, तो वही करते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। तो ये टाइम्स होते हैं, इनमें कर सकते हैं आप लोग। बाकी आपका कंटेंट अच्छा है, आप दिन में भी डाल रहे हैं तो तब भी वायरल जाती है। एक आपने अगर अच्छा कंटेंट दिया है, आवाम को दिखाया है, तो वो वायरल जाती है। मैंने रात ओवरऑल अगर नुमान बात करें रीच ओवरऑल, क्या रमज़ान में बाकी मंथ्स की निस्बत ज़्यादा जाती है? बिकॉज फ़ोन का इस्तेमाल एक तरह से हम देखें वो ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान में ना दो चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं, एक इबादत हो रही होती है और दूसरा खाना पीना हो रहा होता है। ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा होता है, अपने काम भी हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक जो एडिशन हो जाती है ना, इबादत बढ़ जाती है और दूसरा खाने पीने की जो रूटीन्स हैं ना वो बढ़ जाती हैं। तो खाने पीने के लिए लोग फिर देखते हैं क्या खाएं, तो इसकी वजह से ये रीच बढ़ जाती है। लोग देख रहे होते हैं बाहर कहाँ पर जाएं, क्या खाएं, और ऑटोमेटिकली फिर वो एल्गोरिथम भी सेट हो जाता है आपकी ऐप्स का, और आपको ज़्यादातर वही कंटेंट नज़र आ रहा होता है। या तो वो जो रिलीजियस कंटेंट होगा या फिर वो आप फूड इज, बाकी जिस तरह आप इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज़ में, वही कंटेंट आपके सामने आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शादी के बाद पहला रमज़ान है नुमान आपका, तो कोई भाभी की हेल्प भी हो रही है किचन में? नहीं, शादी के बाद ये दूसरा रमज़ान। वक्त गुजर गया इतना, मुझे पता नहीं चलता। उन्हें कैसे, उन्हें तो वक्त लंबा आपको ज़्यादा लगे? नहीं, अच्छा गुजरा है वक्त, बहुत अच्छा गुजरा है। उनका भी उनका तो बहुत बुलाना चाहिए था यहाँ पे। ये ज़रूरी है। वैसे हम एंडोर्समेंट कराना चाहते हैं, वो आप ऑलरेडी आप मैं यहाँ एंडोर्समेंट नाज़रीन के सामने भी कराऊंगा। मुझे ये बताएं कि इस रमज़ान भी क्या मदद कर रहे हैं भाभी की, या आप कहते हैं मैं तो अफ्तारी बाहर ही करके आऊँगा? नहीं देखें, कोई बहुत अच्छी जगह हो, ज़्यादातर ऐसे होता है कि अगर सहरी है और कोई मीटअप टाइप नहीं है तो फिर हम इकट्ठे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कर ली।
वो एक तो ये होता है कि हेल्प आउट हो जाती है शूट करने में, वो मेरे शॉट्स ले लेती हैं और एक तीर से दो फिर शिकार घर की बात घर में ही रह जाती है। घर की बात घर में ही रह जाती है। एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना पड़ता किसी को। एग्जैक्टली और खुद फिर वापस आके ताना भी नहीं सुनना पड़ता, हाँ खा आए हो तुम बाहर से। नहीं, वो इस मामले में बड़ी समझदार है। जाहिर उन्हें मिला भी यही है। पैक करवा के उनके लिए ले आते नहीं, हैं पैक ना? तो फिर वही बात हो जाती है कि बुफे पैक नहीं होता, फिर आप ये तो बात है। अब तो रोज बुफे में थोड़ी जाते होगे। नहीं, ज्यादातर बुफे ही चल रहे होते हैं रमजान में, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन हाँ, गया है, ट्रेंड प्लेटर्स बहुत बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन मेरी ये होती है कि कोशिश ये होती है कि मैं जो भी ऑनर्स हैं उनको लाजमी बताऊं कि प्लेटर्स जो है ना ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जिनके करीब स्टूडेंट्स रहते हैं और उनका बजट थोड़ा लो होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि एक प्लेटर लेके हम 2 लोग गुजारा कर लें, या इस तरह वाला सिंगल पर्सन 2 पर्सन वैसे ज़्यादा आप सही 3 कह रहे बंदे हैं, का। मैं भी खुद जो प्रेफर करती हूँ वो मैं बुफे नहीं करती, मैं प्लेटर करती हूँ। और प्लेटर में बहुत अच्छा होता है कि हर चीज़ की क्वांटिटी Portions होते हैं ना वो। और जब आप यकीन जाने, आप जब प्लेटर एक जिसमें मिकदार जो है ना, हम देखते हैं क्वांटिटी जो है वो बड़ी हिसाब की होती है। Exactly. जब आप वो खाते हैं और वो मतलब फुल होता है, आप मतलब आप प्लेट को एक तरह से खाली करते हैं, 2 लोग मिलके करें या एक Satisfaction अकेले, होती है कि यार एक हमने खा सेटिस्फेक्शन लिया। होता है कि ज़ाहिर आपने किया। खाना खाया, अच्छा खाया, और आप उस रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से याद भी करते हैं। Exactly, बट ऐसे देन अगेन बुफे इज ऑल्सो गुड, वो भी आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलता है वहाँ पे। द पॉइंट इज, हम ये कहते हैं हमेशा रेस्टोरेंट्स को कि प्लीज़ मैनेज अच्छे तरीके से करें, मिस मैनेजमेंट ना हो, उतने लोगों को अकोमोडेट करें जितनी आपके पास स्पेस है। इसमें ये भी होता है ना कि रेस्टोरेंट के साथ साथ हम लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती Very है ना, true. कि अगर आप क्यू चल रही है तो क्यू से हट के आप Yes. दूसरे बुफे के दूसरे पोर्शन में आप जाके और उधर से खुद डालना स्टार्ट कर देंगे, तो जो क्यू चल रही है वो Disturb डिस्टर्ब हो होगी, जाएगी। इसकी वजह से True. दोबारा रश बनेगा। तो ये हमारे ही है। लोगों के ऊपर भी है ना कि हम लोग किस तरह उसको रेस्टोरेंट में खाना ले किस तरह रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें होती हैं। और क्या रमज़ान में सिर्फ स्पेसिफिक अभी फूड ही चल रहा है या कि दूसरा काम भी एंड के अलावा चल रहा है? किस टाइप का मुझे और कंटेंट? और कंटेंट हाँ। बस चलता रहता है जी। अगर आपने किसी की मैंने लास्ट टाइम ना एक कंटेंट बनाया था लास्ट ईयर, उसमें ना मैं गेट रेडी विद मी फॉर सहरी, ओके, तो वो मैंने वीडियो बनाई, वो लोग परेशान, यार सहरी में कौन तैयार होके जाता है, हमारी तो आंखें नहीं खुल रही होती हैं, तो इस तरह के बात बड़े तो सही कमेंट्स। है। तो वो मतलब वो एक बड़ा, वो भी एक एंगेजिंग कंटेंट होता है। कोई रूटीन से हटकर अगर आप बनाए ना, तो Yes. जो लोग देखना चाह रहे हो कि यार ये सहरी में कौन जाता है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी बड़ी अच्छी होती हैं। आइडिया अच्छा था हाँ, बहुत अच्छा कि आइडिया। अगर आप रात भर जागे हो तो फिर आप टाइम को यूटिलाइज कर लें, रेडी हो जाएं सारी के लिए। तैयार हो जाए, पिक्चर्स ही आ जाएंगे 2-4, एस्थेटिक वाइब्स। या अच्छा आपको फील हो जाएगा। रेस्टोरेंट का नाम लिए बगैर देखें, आपने हमें गाइड करना है। अब ये ज़रा टफ क्वेश्चन होता है, पिंडी और इस्लामाबाद को लेकर आपने, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शहरी के लिए 5 स्पॉट्स बताने हैं आपने। सहरी के लिए अबे दिस इज ट्रिकी ना, आपने रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं लेना। रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना। लेकिन लोग समझ जाएं कि अच्छा ये उसी रेस्टोरेंट कमर्शियल की ट्रैवल पिंडी। ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन चलो सही है। हाँ, अब फिर ठीक कुछ है, मेहनत ठीक तो आप लोगों ने भी करनी है ठीक है, ठीक है। ABCDEFGHIJKL उसके बाद R जहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद उसके बाद आप जा सकते हैं कि I8 मरकज़ में कुछ स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं, और कुछ नए स्पॉट्स भी बने हैं। कुछ नए स्पॉट्स बने हैं, उनको भी साथ साथ ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल फिर ठीक आप है। लोगों को बताएंगे कि उनका कैसा रिव्यू कैसा है। ओके, और ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक F6 में एक रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे है, उनकी सैरी बहुत अच्छी है। बट आपने मुझे एक कंडीशन दी है कि नाम नहीं बताना, तो नहीं मैं नाम बताना, नहीं बताऊंगा। बताना, नहीं बताना, बाकी लोग खुद उनकी select करेंगे। उनकी ना एक स्पेशल जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उनका भी प्लेटर था, उसमें ना कलेजी होती, ओके, स्पेशल बनी हुई ना कलेजी, तवा कलेजी बनी हुई ठीक थी, है। वो बहुत मज़े की है। मुर्गी की, नहीं, बकरे की, बकरे की ओके। कलेजी, वो बहुत मज़े की होती है। क्या बात। तो कितने 3 हो गए, 5 तीन हो गए, बताने चल हैं? 3 पे रह लेते हैं, आप इफ्तारी पे आ हाँ, जाते बहुत हैं। है। हाँ, इफ्तार में इफ्तार बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। ओए होए, इफ्तार एक अच्छी थी मार्गला हिल्स के ऊपर, मेरे ख्याल में आप उस दिन मेरे साथ थे, और एक बिल्कुल बहुत ऐसे बड़े ही है। क्रिएटर हमारे साथ थे, जी, उस जी, दिन जी। मज़ा आया था हाँ। इफ्तार करने का। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी इफ्तार, हाँ एक और इफ्तार है, सदर में एक रेस्टोरेंट है, वेरी वेल नोन है, ठीक है, उनकी भी इफ्तार बहुत अच्छी है। ठीक है बट जी। वो पहले कभी पहाड़ों में होते थे, लेकिन अभी वापस मतलब पहाड़ों से ख़त्म हो गए हैं, तो इस वजह से वो सदर में एक उनका मतलब एक डाउनटाउन है, तो वो ठीक है। अच्छा, खुद आपको खाने में क्या पसंद है ज़्यादा? मुझे देसी खाना पसंद है। देसी खाना पसंद है? मैं नहीं, देसी खाना- अफ्तारी में क्या खाना पसंद इफ्तार में मैं कोशिश करता हूँ फ्रूट चाट हो, साथ में ड्रिंक में कोई हेल्दी मिल्क शेक वगैरह हो, और कुछ पकोड़े हो। पकोड़े, कुछ पकोड़े और कुछ पकोड़े किलो 2 किलो नहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से पूरे 3, खानदान के। और 2 साथ से में 3 उसमें से 3 से ऊपर खाए भी नहीं नहीं जाते। खाए बस तो जाते। एक नहीं और खाया मुझे जो जाता। सबसे ज़्यादा पसंद है वो उबले हुए अंडे के पकोड़े बहुत हैं? पसंद है,
बहुत मजे के अच्छा, ये होते मुझे हैं। याद आ गया जब मरी जाते थे ना रास्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं रुक के बहुत वो मजे के बनते हैं। बॉइल्ड एग के पकोड़े, वाकई उस टाइम दिल गरम करता अंडे था। खाते थे। वो वो फ्राई होते हैं ना, पर मसाला लगा होता है, हाँ, पर वो गरम अंडे नहीं होते जिसकी अंडे आवाज को आती बॉईल है। करते हैं, फिर उसको स्लाइस करते हैं, स्लाइस करके फिर उसका वो बनता है, पकोड़े बनते हैं। आपने कभी खाए ज़मीन गरम अंडे? इतनी दफा गली में इतनी दफा आते थे और मुझे बड़े मजे के लगते थे। मेरे I तरफ don't नहीं know। था, स्विट्जरलैंड में आवाज लगती नहीं थी ये वाली। स्विट्जरलैंड, हाँ, जाहिर सी बात है। वहाँ नहीं इस तरह का। ये ख्वाबों की बातें करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। बट स्विट्जरलैंड गली में आते थे कहीं भी। आप तो देखिए अभी सर्दियों में तो इतनी ज्यादा इस तरह की पता नहीं, आवाजें लगती हैं। स्विट्जरलैंड में तो हमारे विलेज में नहीं ऐसी इसमें आवाजें क्या है? आती थी, कभी भी नहीं ऐसी आवाज आई। अच्छा, ऐसे So we always had macchiato or latte or something अच्छा। in Seri. लाते खबरदार, लाते हैं खबरदार, खबरदार। फ्लेवरफुल लाते दुनिया हैं। से वापस आ जाए। ओके, मैं रहना चाहता हूँ उस दुनिया में, तो मसला क्या है? प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। कभी ऐसे हुए आप भी ख्वाबों में कहीं और चले गए हों? ख्वाबों में तो कहीं भी जा सकता है। ख्यालों में? ख्वाबों ख्यालों में अगर बहुत- ख्याल में कहीं और जाना हो, कहाँ जाना चाहेंगे? कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तुर्की बहुत पसंद है। जाना किसके साथ चाहेंगे? पहले खुद जाऊंगा, एक्सप्लोर करके आऊंगा, फिर फैमिली को लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा कि ये जगह इस तरह की है, ताकि गाइड करने में आसानी हो। गुड। तो अगर इकट्ठे जाके भी दोनों गाइड बन सकते हैं, मुश्किल हो जाती तो है पहले sometimes। अकेले क्या जाओगे नुमान? नहीं, ऐसे नहीं, ये देखो होता ना, है कि अकेले आपने- बोर हो जाओगे, दोस्त को साथ ले जाना। है ना, हाँ, स्पॉन्सर कर देना दोस्त को। ये जो बैठा हुआ है मेरा एक दोस्त। दोस्त है, वो एक जगह होस्ट है, वो एक गया हुआ था, यूके आई गेस गया हुआ था, तो मैंने हाँ। उससे यही बात बोली थी, मैंने कहा हाँ। यार जाना जो है, और आपके अच्छा कंटेंट भी नहीं बन रहा हाँ। होता, तो कम से कम एक फिर अच्छे से क्या बंदे को जवाब लेके दिया? बस वही रिवायती घिसा पिटा जवाब दिया घिसा होगा। पिटा अगली जवाब दफा मैं तो खुद किसी ने देखेंगे स्पॉन्सर कुछ। किया है, यही जवाब होगा। इसी तरह के जवाब देते हैं वो फिर सर क्या से कह टालने सकते हैं, वाला। सर से टालने वाला, मेरा जैसे ख्याल अभी है मैंने सर से मामलात टाला यहाँ है। तक आ चुके हैं कि हम आपसे इजाजत ले लें, क्योंकि इसके बाद सारे तीरों के रुख मेरी तरफ आते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से पतली गली से आप निकलना ना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड जाते ना, आप पाकिस्तान में रहते, हम आपको ना नहीं, टारगेट स्विट्जरलैंड तो करते। बहुत पुरानी बात है, वो तो मेरा सिर्फ बचपन में गुजरा था, ये बाकी टाइम यूके में गुजरा है ना। रमान, थैंक यू सो मच Thank you. प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया आज। हम लेते हैं ब्रेक। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल, पकोड़ा फ्री। पाकिस्तान से हो रहा है, स्विट्जरलैंड यहाँ से से हो रहा है, या। हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन दिल हो सकता है कहीं और हो। हाँ, दिल भी यहाँ पे है है। पाकिस्तानी। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ नए बज़ वर्ड्स की जो कि मेडिसिन के शोबे में नज़र आ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, जिसमें स्टेम सेल भी है, जिसमें जीन थेरेपी भी है, जिसमें कार्टिसल थेरेपी भी है। हम रीजनरेटिव मेडिसिन की बात कर रहे हैं, और हम कब यकीन करते हैं जब हमारे ही आसपास कोई ऐसा मरीज़ होता है जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब तो तुम्हारी सर्जरी होगी, और उसने रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू अपना इलाज करवाया हो, ज़िंदगी में वापस आया हो, फिर हमें यकीन आता है, वरना हम ऐसे हैं कि हम यकीन नहीं कर रहे नहीं कर होते। रहे होते। वाकई ऐसा ही है। अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है कि अब नेचुरली आप हील कर सकते हैं अपने आप को। वेरी ऑनेस्ट, मैं गई मुझे मेरा अंडर आए, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप कल हम लाइट्स में काम करते हैं, सुबह उठते हैं, हमारा काम इस तरीके का होता है कि हमारे डार्क सर्कल्स वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, बिकॉज रूटीन के परस्पेक्टिव। आई एम श्योर जिस प्रोफेशन में आप लोग काम करोगे वहाँ अलग चैलेंजेस हो गए। तो मुझे ना अंडर आए, मुझे फील हुआ कि ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए, मैं इसके बारे में क्या करूँ। तो मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि बजाय इसके कि आप फिलर्स पे जाएं और आप ऐसे इंजेक्ट करें, फिलर जो कि टेम्प्रेरी होते हैं उस लिहाज से, आप PDRN ट्रीटमेंट है, रीजनरेटिव ही एक वो मेडिसिन है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप नेचुरली कुछ टाइम के अंदर, कोई फिलर्स का होता है कि प्रोमिनेंट रिजल्ट आ जाता है, PDRN का ये होता है कि क्योंकि रीजनरेटिव है तो वो इट टेक्स टाइम, आपको पेशेंस चाहिए होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली आप हील कर रहे होते हैं। और मैंने वो रिजल्ट्स देखे, ज़बरदस्त। ये वाकई ये चीज़ होती है कि बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ जाएं, आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हील होने दें। और किस किस डोमेन में काम हो रहा है, आज इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान में किस लेवल पर काम हो रहा है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान कैसा गुजर रहा है सर? बिल्कुल ठीक गुजरा है जनाब। ग्रेट। रूटीन थोड़ी चेंज हुई है? ऑफ कोर्स ये हो जाती है। डॉक्टर साहब, चूँकि एक दफ़ा पहले हमारे डिस्कशन में आपने भी कहा कि यूँ तो रीजनरेटिव मेडिसिन में बहुत कुछ हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, डिजीज़ के इलाज हो रहे हैं, लेकिन
लेकिन हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए एस्थेटिक्स पे आके, जैसे सभी ने भी उसकी एग्जांपल कोट किया, हम सब उस पर ज़रा कॉन्शियस आजकल हुए हुए हैं, सो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स जिन बीमारियों पे इलाज हो रहा है, क्या कैंसर का इलाज रीजनरेटिव मेडिसिन में है? जी बिल्कुल है। देखिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको कार टी सेल्स कहते हैं, जिसमें हम अपने ही टी सेल्स, हमारी बॉडी का एक सेल है ख़ास, इम्यून सेल है, उसको लेके उसको कैंसर के रिसेप्टर से चार्ज करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं। ठीक। तो ये खूबसूरती है इस ट्रीटमेंट की, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। जो कीमोथेरेपी है या बाकी जो ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हैं कि वो जितने भी ग्रोइंग सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये आप समझ लें एक रेवोल्यूशन है इम्यूनोथेरेपी में, रिजेनरेटिव थेरेपी में, जहाँ पे हम मरीज के अपने ही सेल्स लेके उसको चार्ज कर देते हैं कि वो स्पेसिफिकली कैंसर को ट्रीट करे। और ये अक्सर जो ब्लड कैंसर्स हैं उनका कंप्लीट क्योर, यानी उसके बाद फिर उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और अब लेटेस्ट रिसर्च ये है कि सॉलिड ट्यूमर्स उनके अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ साथ कई और बीमारियां जिसे ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। तो एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है ये कैंसर ट्रीटमेंट इन रिजेनरेटिव मेडिसिन। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, कीमोथेरेपी की बात करते हैं, वो काफ़ी सारे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो उसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बीमारी इटसेल्फ तो यकीनन तकलीफ दे है, बट काफ़ी सारे लोग जान की बाजी भी हारते हुए हमने देखा है उनको, हिम्मत हारते हुए हमने उनको देखा है कि वो इतना पेनफुल एक प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली उसके बगैर और कोई हल भी नहीं नज़र आ रहा होता। तो क्या ये जो कार्टी थेरेपी जो आप बात कर रहे हैं, कार्टी सेल थेरेपी की जो आप बात कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर ट्रीट किया जाए तो क्या उतना ही पेनफुल प्रोसेस है या क्या होता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो कीमोथेरेपी है या उसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं ऐसी, उसमें हमें मरीज़ के अपने, जो आपने बताया साइड इफेक्ट्स, वो इस वजह से हैं कि उनके अपने सेल्स जो खून बनाने में सेल्स हैं, बोन मैरो के सेल्स हैं, वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब कार्टी सेल की खूबसूरती ये है कि इसमें हम जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई सेल्स की डेथ नहीं हो रही, आपके अपने ही सेल्स हैं, उन्हें कोई रिएक्ट भी नहीं करना, मतलब उनकी कोई क्रॉस एक्टिविटी नहीं है, कुछ रिजेक्शन नहीं है। तो जब हम वो लगाएंगे, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है पेशेंट के लिए, जो ऑफ कोर्स हम उसका एरिया हमें बड़ा क्लीन रखना पड़ता है, वो एक खास एरिया होता है जहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं, और मरीज के लिए बड़ा आसान है इसको लगवाना। डॉक्टर साहब, ये फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रहा? I mean, ये देखें इतनी आप इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं। जी इतने पेशेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये क्यों कॉमनली प्रैक्टिस क्यों नहीं किया जा रहा है? अब कॉमनली प्रैक्टिस होना शुरू हो गया है। FDA अप्रूव्ड है, यूरोप में EMA अप्रूव्ड है, मतलब जितने भी डेवलप वर्ल्ड है उस सब में अप्रूव्ड है, लोगों का पेशेंट्स को उससे ट्रीटमेंट हो रहा है। इंडिया के अंदर कुछ सालों पहले ये ट्रीटमेंट आया और एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनी कि उसमें उन्होंने ये नहीं कि कार्टी सेल्स उन्होंने किया है, उन्होंने जिस प्राइस के ऊपर किया, इट वाज 1/10 ऑफ द प्राइस इन US। तो एक बहुत बड़ी खबर बन गई, CNN के ऊपर आई, बाकी न्यूज़ आउटलेट्स ने उसको उठाया कि ये ऐसा हो सकता है। तो हम पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन पे ये टेक्नोलॉजी इसीलिए लेके आए हैं कि एक तो ये लोगों तक उसको मिले और वो इस कॉस्ट के ऊपर हो कि हमारे पेशेंट्स को अफोर्ड कर सकें। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ आवर इंटरनेशनल फ्रेंड्स हम इस पर कामयाब हुए और अब ये कर रहे हैं मरीजों का। ऐसे कौन से और मौके होते हैं जब डॉक्टर ये कहता है सर्जन कि अब सर्जरी होगी और उसका इलाज रीजनरेटिव मेडिसिन में भी है और हम कर रहे हैं? देखिए ये समझने की ज़रूरत है कि जो सर्जन अपनी जो उनकी फील्ड है, ऑफ कोर्स आपको उसी का मशवरा देंगे कि ये चीज़ उनके पास अवेलेबल है। अब रिजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब बहुत कॉमन है, घुटने का तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, ये बहुत कॉमन है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर आप आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। आर्थराइटिस, इट इज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ द एल्डरली। मतलब आप लोगों भी, आपने भी सुना, आप घर में आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग होगा जो उसको घुटने की तकलीफ होगी, कमर की तकलीफ होगी। तो उसके अंदर हमारे पास अभी ऑप्शन है कि सर्जरी में जाने से पहले आप ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं, जो कि मिनिमल इन्वेसिव है, कि आपने उसमें सिर्फ इंजेक्शन लगाना है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, और क्योंकि आपके सेल्स लिए जाते हैं तो इस वजह से उसके साइड इफेक्ट्स नहीं। सही बात है। तो अब ये है कि अब क्योंकि न्यूर फील्ड है और हमारा जो इदारा है वो एज द नेम इंडिकेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन, तो हम ट्रेनिंग भी कराते हैं अपने हॉस्पिटल में, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं, यहाँ पे हमारे सेंटर के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं इन दिस न्यूअर टेक्नोलॉजी। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो अब हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उस पर ये हमें बुलाते हैं कि आप बात करें इस पर, तो अब उन्होंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया इन नई न्यू टेक्निक्स को। सिंस इट्स न्यू, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने जैसा अभी शुरू में बात की कि उसको टाइम लगता है, उसको पज़ीराई मिलने में ज़्यादा ये होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा जब पेशेंट बताते हैं कि जी हमने ये ट्रीटमेंट करवाई, हम बेहतर हो गए, तो फिर ऑफ कोर्स उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, जो कैंसर से रिलेटेड आपने बात की, क्या कार्टी सेल थेरेपी के थ्रू कोई पेशेंट
जिसका कैंसर क्योर हुआ हो, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आपके पास है ताकि हम लोगों को बता सकें कि इट वर्क्स? अच्छा, अब ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना देयर आर प्रोसेसेस, हमें उस प्रोसेस से गुजरना है। तो सबसे पहले उसकी जो आपने ये तमाम सेल्स बनाए हैं उसकी वैलिडेशन होती है, वो हमारी लैब के अंदर हो चुकी है। उसके बाद फिर अप्रूवल्स होते हैं। तो अभी अप्रूवल की स्टेज पे अप्रूवल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसके बाद फिर अब पेशेंट रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और पेशेंट रिक्रूटमेंट जैसे स्टार्ट होगी फिर हम उनको पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे, और ऑफ कोर्स हम पूरे फिर आप लोगों के पास आएंगे, क्योंकि आप लोग एक आवाज़ बन जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कार्टिसेल से कैंसर के इलाज को मुतारिफ करा दिया गया है। अगर किसी को कैंसर है, बिलखुसूस ब्लड कैंसर या सॉलिड कैंसर, ब्लड कैंसर, सो वी स्टार्टिंग विद द ब्लड कैंसर, और आपके इंस्टीट्यूट में जाके उसका इलाज होगा। नो कीमोथेरेपी, नो रेडियोथेरेपी, और ये कार्टिसेल थेरेपी से इलाज होगा। सर ड्यूरेशन क्या होता है, क्या या डिपेंड करता है ऑन द स्टेज? जी, डिपेंड ऑन द स्टेज, बट जनरली देखें जो कार्टी सेल लगाने का जो प्रोसेस है वो अगर हम स्टार्ट से एंड तक रखें तकरीबन 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। कि आप पेशेंट जब आपके पास आएगा तो ऑफ कोर्स राइट अवे आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, पहले आपने उनकी स्क्रीनिंग करनी है, फिर उसकी तैयारी है, और उसके बाद फिर उनको स्टेम सेल्स लगेंगे। तो ये इसमें एक प्रोसेस है, उनके हम सेल्स लेंगे, उनको प्रोसेस किया जाएगा लैब के अंदर। तो जनरली आप जहन में रखें 3 मंथ्स। तो ये प्रोसेस है, एंड देन रिकवरी में एक्सपेक्टेड टाइम कितना? देखिए रिकवरी राइट अवे स्टार्ट हो जाती है। तो उनको विद इन अ मंथ और सो, क्योंकि हम लोग फिर क्या करना है कि हमने उनकी टेस्टिंग साथ साथ कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए कैंसर कितना इफेक्टिवली ट्रीट हो गया और कितना बॉडी में फैल चुका था, कितना उसने बॉडी को डिस्टर्ब किया था, उसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होगा। सर अब आते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस पे जिनके बारे में हम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं कि जी ये कंडीशंस हैं और इसमें थेरेपीज चाहिए होती हैं, क्योंकि एक बहुत कॉमन आजकल ऑटिज्म को लेकर, चूंकि आप देखें कोई घर ही होगा जहाँ पे आप ये देखें जी ऑटिज्म ना हो, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे होते हैं जी, स्पेक्ट्रम में फॉल कर रहा है, और इसके बारे में यही राय जी ट्रीटमेंट तो नहीं है, मैनेज करना है आपने इसको। सो मैं ज़रूर सवाल रखूँगा, क्या रीजनरेटिव मेडिसिन में ऑटिज्म का इलाज है? जी बिल्कुल है, और हम कई सालों से ये इलाज कर रहे हैं, और हमारे पास मतलब पूरी दुनिया से बच्चे आ रहे हैं, पाकिस्तानी बच्चों को हम ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी फिर अगेन खूबसूरती ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। तो बच्चे की सेहत कोई जान को खतरा नहीं है, ये भी खतरा नहीं है कि किसी तरीके से वो रिग्रेस कर जाएंगे। ठीक है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि वो बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, वो ब्रेन के एरियाज जो हाइपोपरफ्यूज यानी खून की गर्दिश वहाँ पे कम है, ठीक है, वहाँ खून की गर्दिश बढ़ जाती है स्टेम सेल लगाने से। और फिर अब जब हम थेरेपीज़ और एलाइड उनको जो रिहैब देते हैं तो उससे बच्चे इंप्रूव करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। अब इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा क्लैरिफाई कर लें कि जी बिल्कुल ठीक होने का क्या मकसद है। ठीक, अगर हमारे पास जो हमारे सेंटर का डेटा है जो कि इंटरनेशनल डेटा से मैच करता है, अगर हम इन बच्चों को 6 साल की उम्र से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम से बाहर आ जाते हैं। यानी हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं कि वो फिर स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करते। 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के अंदर रिजल्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। 12 साल की उम्र के बाद जाके रिजल्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि 12 साल की उम्र में जाके जो दिमाग की डेवलपमेंट है वो 100% कंप्लीट हो जाती है। यानी 12 साल के बाद हम कोई नए न्यूरॉन्स, कोई नए सर्किट्स नहीं बनाते। ठीक है, हम उन्हीं न्यूरॉन्स या सर्किट्स को एनहांस कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट सबसे अच्छी उस वक्त होगी 6 साल से पहले। तो हमारे सेंटर पे या हमारा एक समझ लें एक मिशन है कि हम एजुकेट करें पेरेंट्स को कि सबसे पहले उनको डायग्नोज किया जाए एट अ वेरी अर्ली स्टेज। वेरी ट्रू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम उस स्टेज के ऊपर उनको डायग्नोज कर लेते हैं तो मैं अक्सर सिर्फ थेरेपीज के जरिए उन बच्चों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, उनको न्यूरोटिपिकल बना सकते हैं। तो ये गोल है। हम इतना तेजी से बढ़ रहा है ऑटिज्म कि अब हम एक टाइम पे आके इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, हमें इसको प्रिवेंट करना है। तो जो टेक होम मैसेज ये है कि जिन पेरेंट्स को जब ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं बच्चों में, इनके बड़े पिक्यूलर सिम्टम्स होते हैं कि ये रिपेटिटिव बिहेवियर, कि वो एक लाइन में कोई रखेंगे, सर्कल के अंदर रखेंगे चीज़ों को, आई कांटेक्ट नहीं करते, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के अंदर होते हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर तकरीबन 18 से 24 साल मंथ की उम्र में, 18 to 24 मंथ्स की उम्र में अगर ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो बराए करम किसी अच्छे सेंटर पे जाके बच्चों को डायग्नोज करवाएं और उनकी राइट अवे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें, उनकी थेरेपी स्टार्ट करवा दें। ये बच्चे स्पेक्ट्रम से बाहर वेट ना करें कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसे आपको डॉक्टर से बता रहे होते हैं कि थेरेपी होगी तो ठीक होगा बच्चा, उसकी सिम्टम्स को मैनेज किया जाएगा। डिनाइल में जब पेरेंट्स जाते हैं फिर बड़ा मुश्किल है कम हो जाता है कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीजेस, जी, इनमें बताएं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर अगर मैं कहूँ कि जो तमाम बीमारी हम ट्रीट करें, 100 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, उसमें सबसे इफेक्टिव ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को अटैक कर रहा होता है, टेकिंग इट एज नॉन सेल्फ। तो सबसे पहले जो ये स्टेम सेल्स हैं ये इम्यून मॉड्यूलेशन करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, लेकिन वो आपके इम्यून सिस्टम को ये समझाते हैं कि वो अटैक करना बंद कर दें, बिकॉज ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। सही। तो उससे बीमारी की प्रोग्रेशन रुक जाती है।
दूसरा है देयर अ फॉर्म ऑफ रिजेनरेटिव मेडिसिन इज वेल, कि जो लॉस्ट टिश्यू है, जैसे अगर गंठिया है उसके अंदर आपका कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर आपके जो बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आपके न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, ये तमाम मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज जिसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रीजनरेट भी कर जाते हैं, तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं ऑटोइम्यून के अंदर। डॉक्टर साहब लूपस जो है SLE जी, की बात SLE करें, खवातीन में इट्स वेरी Common कॉमन और होना शुरू हो डायग्नोज गया। बड़े जी, मुश्किल से होता जी, है, जी। पाकिस्तान की भी अगर बात करें बिल्कुल बहुत ऐसे ही। मुश्किल से डायग्नोसिस है बिल्कुल उसका, ऐसे ही। उसमें किस तरीके से और कितने % रिजल्ट्स हैं? देखिए अगेन किस स्टेज पे हमारे पास पेशेंट आए हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि लूपस का ये है कि वो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, आपकी स्किन को भी अफेक्ट कर रहा होता है, जॉइंट्स को भी, किडनीज़ को भी अफेक्ट कर रहा होता है, तो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है। तो अब हमने सबसे पहले जब हमारे पास ऐसी खवातीन आती, मोस्टली ये खवातीन के अंदर होता है, तो हम पहले उनकी स्क्रीनिंग करके उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, Okay. और उनकी जो इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कम करने के बाद जब हमने स्टेम सेल्स लगाए हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 80% ऑफ आवर पेशेंट्स वो डिजीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। अभी समझें इट इज़ नॉट अ क्योर ऑफ SLE, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीजेस इन द फ्यूचर उनके अंदर फ्लेयर अप्स आ जाते हैं, और आम दिनों के अंदर फ्लेयर अप आते हैं, जिसमें कि फिर वैसे जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकेशन की क्वांटिटी या नंबर बढ़ा देते हैं। सही। तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग क्योंकि पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाला होता है, तो अगर फ्लेयर अप आ भी जाए इन द फ्यूचर, तो विद जस्ट सर्टेन सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो कंट्रोल हो जाता कंट्रोल हो जाती है। और जितने हम अभी इस वक्त बीमारियों की बात कर रहे हैं और जो रिवायती तरीके इलाज उसकी बात कर रहे थे, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा रीजनरेटिव मेडिसिन? है। जी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। देखें दो तरीक़ों से देखें, अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं, सर्जरी बहुत ज़्यादा महंगी है, हाँ। और ऑफ कोर्स एक मुश्किल काम है सर्जरी करवाना। जनरली किसी भी बीमारी के अंदर सर्जरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, आप कोशिश करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें एग्जॉस्ट करने के बाद जाएं, तो ये तो हो गया सर्जरी। दूसरा ये है कि अगर आप ऑटोइम्यून की बात ले लें, तो आपने सारी ज़िंदगी ये जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, ख़ास दवाइयाँ हैं, वो आपने सारी ज़िंदगी लेनी है, तो इट्स कॉस्ट अगर एनालिसिस करें तो वो मिलियंस के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप स्टेम सेल के ऊपर आ जाएं तो वन टाइम कॉस्ट है, जिससे कि आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ओके। तो कॉस्ट इफेक्टिव बनती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हमने चंद बीमारियों की बात की है, और चूंकि मैं 100% श्योर हूँ कि आप भी किसी महफिल में बैठते होंगे ना, तो सिर्फ खवातीन नहीं मर्द भी वो आपसे सवाल करते होंगे, जी बालों का मसला, स्किन का मसला, जवान कैसे हो जाए, हम इस सारा सवाल करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आके इन सारे सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। कैसे आपने अपनी स्किन को प्लम्पी करना है, हेल्दी रखना है विदाउट एनी इंजेक्शन लगेगा लेकिन वो डिफरेंट होगा, वो रीजनरेटिव मेडिसिन से कैसे कर सकते हैं, करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। डॉक्टर सलमान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब से हमने इससे पहले बात की कि रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू किस तरीके से डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे सवालात कि जनाब बताएं, स्किन कैसे अच्छी हो सकती है, बाल कैसे वापस आ सकते हैं, तो काले बाल कैसे आ सकते हैं, हाँ, तो जरा एस्थेटिक के हवाले से जरा बात करें कोशिश। डॉक्टर साहब अपने बाल भी बड़े माशाल्लाह प्यारे हैं, कुछ ना कुछ तो किया है कि नेचुरल है? नहीं करना पड़ता है हमें, फिर वरना लोग आगे कहते हैं आपने खुद नहीं किया, हमें से क्यों करवा रहे हैं। वैसे अक्सर सवाल होते हैं जी हाँ आपसे जी, जिस तरह के, बिल्कुल तो होता है आपके जी, तो बिल्कुल होता है। बाल खुद नॉट जस्ट दिस कि हम लोग क्योंकि एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दोस ट्रीटमेंट्स, और उसका एक रीजन ये था कि लोग मेरे से आए कहते जी आप हमें मशवरा दे रहे हैं, खुद क्यों नहीं कराया? तो खुद क्यों नहीं कराया? सर हम सारे सवाल रखते हैं आपके सामने, तो लेट्स स्टार्ट विद हेयर। बिल्कुल ठीक। मर्दों का भी इशू है, खवातीन का भी इशू है, बिल्कुल ठीक। यंग का भी है और ज़ाहिर विद एज भी है। अब एक मसला ये हो जी, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो किस तरह से रिजनरेटिव मेडिसिन काम करती है? बाल बिल्कुल ही गिर गए तो क्या होता है? लेट्स स्टार्ट विद दिस, अब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया खवातीन में, मर्दों में रीजनरेटिव मेडिसिन बाल रोकने में कैसे मददगार है? ठीक है, अच्छा ये समझें कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। एवरीवन, मर्द खवातीन सबके अंदर बाल गिरते हैं डेली, और वो बाल जो है ना रिप्लेनिश हो जाते हैं। ओके। कुछ ऐसी बीमारियां हैं मर्दों के अंदर ख़ास तौर पे, उसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, कि वो मेल हार्मोन की वजह से वहाँ पे करते हैं, उसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ठीक। तो हमें उसको जो DHT एक हार्मोन है, हमें उसके लेवल को कम करना है। ओके। ठीक है, अगर हम वो कम नहीं करेंगे तो जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो टेम्पररी होंगे, ओके, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे। ये समझने की बात है। उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें आपकी डाइट का रोल भी है, स्ट्रेस का रोल भी है, स्लीप का रोल भी है। ये अगर चीज़ें आपने ठीक नहीं की, आपने देखोगे अक्सर अब जो हेयर लॉस है
वो बड़ी यंग एज में शुरू होना शुरू हो गया। हमारे पास अब ऐसे 20s के अंदर यंग बच्चे आने शुरू हो गए हैं जो ऑलमोस्ट बॉल्ड हो चुके हैं। उसमें ऑफ कोर्स जेनेटिक एक फैक्टर है, लेकिन ज़्यादा फैक्टर जो है ना वो लाइफस्टाइल हो गया हमारा। हमारी खुराकें अच्छी नहीं है, नींद पूरी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम मोबाइल का इस्तेमाल, सुबह उठते रात सोते हम लोगों ने मोबाइल इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब ये ज़रा पानी और जी, शैम्पू जी। क्या वाकई इनका भी मसला होता है? देखें कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है कि शैम्पू रोज़ करने से बाल बेहतर रहेंगे या 2 दिन बाद करने से बाल फलाना रहेंगे, शैम्पू ले लें उससे आपके बाल गिरना बंद हो कोई जाएंगे। ऐसा नहीं। देखिए आपने अपने बालों को साफ रखना है, ठीक है ना, दे शुड बी क्लीन। राइट। और दूसरी ये चीज़ ये है कि वो आपने कोई हार्श चीज़ नहीं करनी, आपने यू ट्राई एंड कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझें कि जिस तरह हमारी बॉडी के जितने बाकी सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, उसी तरह के आपके हेयर भी हैं। उनको नरिशमेंट भी चाहिए, उनको ख़ास किस्म की मतलब ट्रीटमेंट आप कह लें या उसकी मेंटेनेंस कह लें, वो चाहिए होगी। वो किस तरीके से मिल सकती है कि आप अगर हाइड्रेटेड नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर, आपके बालों पे आपके बाल डल नजर आएंगे अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, तो आपने पानी का इस्तेमाल अच्छा करना है। तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए भी अच्छा है। उसी तरीके से फिर आपने अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो जो न्यूट्रिएंट्स जिस तरह आपकी बॉडी को चाहिए उस तरह आपके बालों को भी चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी जो है ना नशोनुमा अच्छी नहीं होगी। तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, हम उनको कुछ स्पेसिफिक हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं वो दे देते हैं ताकि जो है ना, क्योंकि खुराक के जरिए आपको अगर वो पूरे नहीं मिल रहे, ठीक है, तो एटलीस्ट उस चीज़ को कमी को पूरा किया जा सके। ओके, तो पहला तो हो गया सप्लीमेंट्स। जी। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेप, आजकल बड़ा चर्चा जी एक्सोसोम्स का। जी जी जी। उसमें डिस्कशन ये होती है जी या तो यूएस के लगवा लें या कोरियन लगवा लें। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम तो अपने एक्सोसोम्स खुद बनाते हैं, मेड इन पाकिस्तान। जी, मेड इन पाकिस्तान। Okay. और उसका फ़ायदा ये है कि बिकॉज वी हैव अ GMP लैब, तो उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी अब हमारे हाथ में है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दी जाती है तो आपको नहीं पता कि उस प्रोडक्ट की कोल्ड चेन मेंटेन रखी रहेगी, उसका क्या क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छे जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके साथ एक QC फॉर्म्स लाजमी आता है किसी भी बायोलॉजिक का, कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या क्वांटिटी है और क्या क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ वो चीज़ें मिल रही हैं तो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो आप उसको ज़रूर इंजेक्ट करवा लें। लेकिन अगर उनके साथ चीज़ें नहीं हैं तो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने सर में, अपने स्किन के ऊपर क्या चीज़ जो है ना वो इंजेक्ट करवा लें। तो मेड इन पाकिस्तान एक्सोसोम्स क्वालिटी क्या है, वो क्या कहते हैं, कितने बिलियन यूनिट्स हैं, क्योंकि इस पे भी लोगों को नहीं पता होता क्या कॉस्ट इफेक्टिव है कि जी जी जी। अच्छा ऐसा है कि बिल्कुल इसके अंदर इसका नंबर और उसकी क्वालिटी दोनों मैटर करती हैं। ठीक है। जिस तरह भी कोई मेडिसिन है अगर आप लेते हैं तो आपने देखना है ना कि उसकी आपने कितनी डोज ली है। बिल्कुल। अगर वो डोज पूरी नहीं है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इनकी क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं एक्सोसोम्स, तो इनके जो नंबर है वो बिलियंस के अंदर होता है। ठीक। तो एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर 10 बिलियन से ज़्यादा होने चाहिए। ओके। अब हम जो अपने सेंटर पे लगा रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के नंबर्स हैं, 50 बिलियन एंड 100 बिलियन। ओके। तो ये जब नंबर लगता है तो हमने देखा है कि हमारे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, हमारे मोस्टली पेशेंट्स हैं, उनको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। ओके, एक सेशन से? जी, एक सेशन से। ओके। एक सेशन। लेकिन ये समझिए फिर कि ये कोई मैजिक नहीं है। अगर मैंने आपको या मैंने अपने क्लाइंट को समझा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका स्लीप पैटर्न क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, उनका हार्मोन लेवल्स क्या है, और मैंने ट्रीटमेंट कर दी, उसके रिजल्ट्स आपको यकीनन आएंगे, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे। आपको ऐसी ट्रीटमेंट लेनी है कि आप उसको एक दफ़ा लेके उसको मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आई बिलीव कि आर सेंटर, हम जो क्वालिटी आपको दे रहे हैं अपने जो एक्सोसोम्स की, बायोलॉजिक्स की, वो देर टॉप नॉच, वो पूरी दुनिया में आप उसको कहीं भी मैच कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जो हमारे तमाम प्रैक्टिशनर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा सा एफर्ट करें टू नो यू बेटर, टू नो योर मेटाबॉलिज्म बेटर। अगर वो करते हैं तो रिजल्ट्स फिर अच्छे आते हैं। ओके। और स्टेम सेल से जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं हेयर फॉल का, वो क्या प्रोसेस होता है? देखिए हर बीमारी के लिए ना कुछ चीज़ें हैं, इंडिकेशन है। अगर बीमारी की मतलब मिकदार कम है तो हम सर्टन मेडिकेशन देंगे, अगर बढ़ती जा रही है तो फिर हम ज़्यादा उनको मोर पावरफुल कह लें मेडिसिन या मोर इफेक्टिव मेडिसिन की तरफ ले जाते हैं। सही। तो अगर किसी का बड़ा इनिशियल हेयर लॉस है तो हम उसको PRF से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि अच्छा उनको रिजल्ट्स दे देगा। उसके 1 से 2 सेशंस करने पड़ते हैं। अगर उस ज़्यादा हेयर फॉल है तो हम एक्सोसोम्स की तरफ जाते हैं, उससे ज़्यादा है तो फिर हम जो स्टेम सेल्स हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, और उससे भी अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है समथिंग शॉर्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, तो फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसको कहते हैं हेयर फॉलिकुलर स्टेम सेल्स, कि हम आपकी ही फॉलिकल्स लेके आपके अपने उनको लैब में भेजें, वो उसको स्टेम सेल्स को सेपरेट करें और उसको हम ग्रो करें इनटू मिलियंस ऑफ सेल्स। ये लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन है? टॉप ऑफ द लाइन ये ट्रीटमेंट, ये है वो ट्रीटमेंट? जी हाँ बिल्कुल, जिसमें फॉलिकल्स लेते हैं। आपको फॉलिकल्स लेके लगाते हैं। प्रोसेस कितना लंबा होता है ये?
देखिए उसके अंदर ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमने वो हार्वेस्ट किया, यानी हमने वो फॉलिकल्स लिए, उसके बाद हमने लैब में भेजा और उसके अंदर 6 to 8 वीक्स लगते हैं उनको ग्रो करने के। जब वो एक दफ़ा ग्रो हो जाते हैं तो हमारे पास अब वो सैंपल मौजूद है, हम उनको 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर, यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ के ऊपर इन अ रो हम लगाते थे। और उसका एक और फ़ायदा ये है कि अब ये जो आपके हमने फॉलिकुलर स्टेम सेल्स लिए हैं, ये हमारे पास लैब के अंदर प्रिजर्व्ड हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ओके, यानी अगर उसके बाद आपको साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर दोबारा से हार्वेस्ट नहीं करनी, दोबारा से फॉलिकल्स नहीं लेने, आपके हमारे पास सैंपल पड़ा है, हम उसी को ग्रो करके उसको दोबारा लगाया जा सकता है। और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड कितना टाइम बता? देखिए जनरली जो हेयर की अगर हम बात करते हैं ना, तो हर किसी का हेयर ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट है। कुछ लोगों के बाल बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ के स्लो होते हैं, बट बाय एंड लार्ज 3 मंथ्स इज अ वेरी सेफ टाइम कि 3 मंथ्स के अंदर आपको कवरेज नजर आ जाती है। ओके, और काले बाल आते हैं, और काले बाल, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना। ये वाकई ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसके बाद कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे जो है वो आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो ठीक भी नहीं हो रहे होते। अब ये एक बात है कि जब उनसे बात की जा रही होती है तो वो ये कहते हैं कि जो आई बैग्स बने हुए वो क्योंकि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो वो उसकी वजह से बने हुए। इज इट ट्रू या ये मिथ है? इसकी और कंडीशंस हो सकती हैं? नहीं, आई थिंक इट इज़ अ मिथ। देखिए अगर कोई टेम्परेरीली बन सकते हैं, क्योंकि आपने सर्जिकल प्रोसीजर हुआ ना आपका, यहाँ पे सारा का सारा एक सर्जरी है, एक बड़ी सर्जरी है, तो उसके बाद थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाना बड़ा कॉमन है, लेकिन वो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में वो लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा आते हैं स्किन की तरफ। बाल तो हो गए, बाल उग गए बाल आ गए, ख्यालों में बाल उग गए, लंबे भी हो गए और काले भी हो गए। अब जरा आते हैं स्किन की तरफ। स्किन में कौन से लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, क्या एक्सोसोम स्किन के लिए भी बेस्ट इस वक्त यूज हो रहा है? जी अच्छा, एक्सोसोम पहले तो हम जान लें एक्सोसोम्स हैं क्या। दीज आर नैनो पार्टिकल्स जो कि इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, थोड़ा सा चलें टेक्निकल हो गया, कि जो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो इन एक्सोसोम्स के जरिए करते हैं। ठीक है, तो जितने अच्छे एनवायरनमेंट होगा उतने अच्छे ये लोग अपने अंदर स्टेम सेल्स एक्सोसोम्स जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर्स पैक करेंगे और एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्योंकि जब ये कल्चरिंग कर रहे होते हैं सेल्स की, स्टेम सेल्स की, तो ये बेस्ट एनवायरनमेंट दिया जाता है उन सेल्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो एक्सोसोम्स बनते हैं इट्स एक्चुअली बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टेम सेल कल्चर, तो वो हम वहाँ से वो एक्सोसोम्स लेते हैं और वो फिर जहाँ हमने लगाना है, तो दीज आर स्मार्ट सेल्स। अब वो जब स्किन के अंदर जाएंगे तो वो वैसे ही बिहेव कर लेंगे जैसा कि स्किन के सेल्स आपस में कम्युनिकेशन के लिए, तो वहाँ पे वो स्किन की रिजुविनेशन करेंगे। वहाँ पे जो हमारा खास किस्म का एक सेल, उसको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, उसके साथ अटैच होके ये वहाँ से कोलेजन और इलास्टिन बनाएंगे, जो कि आपकी स्किन की टाइटनेस और प्लम्पनेस जो है ना उसको बेहतर करते हैं। तो ये एक बहुत नेचुरल, एक बहुत सेफ और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है फॉर मैनी स्किन कंडीशंस। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये ऑडियंस का भी होगा और ऑब्वियसली हम भी अक्सर सोच रहे होते हैं कि कुछ एक्ट्रेसेस हैं हमारी जिनकी स्किन बहुत फ्लॉलेस दिख रही होती है। अब इस पोल्यूशन में, अब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें, हेल्थ कंडीशंस, डाइट, एवरीथिंग, नेचुरली स्किन को उस तरह से रखना मुश्किल है मेंटेन करना, या आप पहले कंपैरिजन जब करते हैं तो वो एकदम से ग्लो, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन होती है, क्या उसमें एक्सोसोम यही ट्रीटमेंट लिया जा रहा होता है कि बिल्कुल आपको थ्रू आउट एक फ्लॉलेस स्किन दिख रही होती है? देखिए एक्सोसोम एक फैक्टर हो सकता है उसका, तमाम फैक्टर्स नहीं हो सकते। देखिए आपकी जो स्किन है वो कोई अलग से ऑर्गन नहीं पड़ा, वो आपकी बॉडी का हिस्सा है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो आपकी बॉडी जैसी है वो आपकी स्किन के ऊपर दिखेगी। तो अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, नो मैटर व्हाट ट्रीटमेंट यू डू, आपकी स्किन फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी नहीं दिखेगी, शॉर्ट टर्म होगा उसका, जो रिजल्ट है वो शॉर्ट टर्म होगा। तो हम आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को एस्थेटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, हर किसी को होती है। आपने देखा होगा हम जब भी बात करते हैं सवाल यही जो सवाल जो है ना वो सारे हम शुरू यहाँ से करते हैं, लेकिन सवाल चले जाते। लेकिन आप समझें, बहुत अच्छी बात है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, तो हम इसी अपॉर्चुनिटी को लेके हम ये कहते हैं कि आप अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखें, पूरा अंदर का ख्याल रखें, सब चीज़ों का ख्याल रखें। जब वो करेंगे तो इट विल शो ऑन योर फेस, इट विल शो ऑन योर हेयर एज वेल। तो उसमें क्या है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि हमने अपनी खुराक का मोटा मोटा ख्याल रखना है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, हम कहते हैं आपने खुराक का ख्याल रखना है, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो डर से जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि जी अच्छा हमें शायद फाके करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने प्रॉपर कैलोरीज लेनी है, लेकिन वो क्लीन कैलोरीज होनी चाहिए। उसी तरीके के साथ साथ आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। हमारी बॉडी बनी ही मुशक्कत के लिए है, आराम के लिए नहीं बनी। तो हम अब वो साइंटिफिक हो गया कि हमारे सेंटर के ऊपर हम आपको ऐसी टेक्निक्स बताते हैं कि उसमें आपने हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है 10 to 15 मिनट्स की, जिससे आपको वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप जिम में जाके 1-1 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि अगर आप वो 7 या 8 घंटे सो रहे हैं
तो वो उसको आप मॉनिटर करें, उसके तरीके हैं हम अपने तमाम पेशेंट को। अब इन तमाम को करने के साथ अब आपने अगर एक्सोसोम्स करवाए, आपने स्टेम सेल्स करवाए या कोई और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराई, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि वो ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी स्किन फ्लॉलेस है। तुम्हें क्या पता आपको ऑनेस्ट देखिए आप लोग भी इसी जो पर्सनली अगर किसी को आप लोग भी इसी शोबे से अलग हैं। यू गाइस नीड टू वर्क अ लॉट, यानी हमें सही बात जो है। स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होता है, आप लोगों की मेहनत है, आप लोग करते हैं। और तो ये मैं तो इस चीज़ की, मैं और शोएब बहुत एडवोकेट करते हैं इस चीज़ को, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। Absolutely, और अगर साइड इफेक्ट नहीं है किसी चीज़ का, आपको अपने आप को अच्छा लगना है, और ये सबसे बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि नॉट जस्ट ज़ाहिरी तौर पे पूरा आपका अंदर से Exactly. साफ हो, आप अपने आप को क्लेंस करें, दिमाग आपका साफ हो, सबसे बड़ी दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दिल आपका क्लियर होना चाहिए, तो वो आपके फेस पे वैसे ही आप ग्लो शाइन आएगा। करते हैं। हाँ, No doubt, क्या no ये doubt। मुमकिन है कि 40 साल की उम्र में आपकी स्किन 20 साल की हो? बिल्कुल हो सकती है, कैसे? बिल्कुल हो सकती है। अपने आप को देख लें। 40 का नहीं मैंने तारीफ की आपकी। पर 40 का नहीं नहीं, है। आप जिस मर्जी से पूछना, क्या ये 40 साल के लगते हैं? मैं हूँ ही चलिए, नहीं। ये बहस में आप लोगों पे छोड़ डॉक्टर बताएं, डॉक्टर बताएं। नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्या ये, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर चलें, अगर ऐड कर देते जी, हैं, ठीक है। अगर 40 इयर्स इनकी एज है, कि आपको 40 के लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगते। लगते ना। सो हूँ भी नहीं। अब 38। चले हम सवाल वही है ये सर। बदला कहीं ना कहीं ले लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन 20 साल की लगे, तो आप क्या करें? बिल्कुल। हाँ, देखिए मैंने जो तमाम चीज़ें बताई हैं वो आपको तमाम चीज़ें करनी है, ठीक और है। उसके साथ फिर अगर आप एक्सोसोम्स करवाते हैं, स्टेम सेल्स करवाते हैं, या एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं ऑनवी, वो आपके फाइब्रोब्लास्ट हम लेके एक छोटा सा पंच वापसी यहाँ से पैक होती है से लेके हम उसको लैब में भेजेंगे, वो उन फाइब्रोब्लास्ट को कल्चर करेंगे इनटू मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर वो हम वो Inject करेंगे। इंजेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए कि ये वो फैक्ट्री हमने इंस्टॉल कर दी जिसने कोलेजन और इलास्टिन बनाना है, Okay। तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है ना वो ईयर्स पीछे आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉप ऑफ द लाइन बालों का आपने जी बताया हाँ, था, बिल्कुल। फॉलिकल्स जी, वाला। जी, बिल्कुल, So, उसमें। यहाँ कान के पीछे से लेंगे, जी। मिलियंस में ग्रो करेंगे, और जस्ट लाइक पीआरपी इंजेक्शन लग जाएगा Injection, फेस के ऊपर, absolutely। और फिर 20 साल की स्किन हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और वो कितने Oh, टाइम wow। में होती है? बुढ़ापे की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि आज से 10 साल के बाद अगर मुझे जरूरत पड़ती है, तो मुझे कितना टाइम लगता है इसमें? उसको मतलब जो स्किन को प्लम्प होने में, जैसे आपने अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉक के, आपने जो अपनी अंडर आई के लिए जो PDRN लगवाया, वो उसने नेचुरली आपकी जो आइज़ को या अंडर आइज़ को जो है ना वो रिजुविनेट किया, तो आई एम प्रीटी श्योर उसमें 1 मंथ to 2 मंथ्स लगे होंगे। इतना ही टाइम लगता तो है? तकरीबन नहीं इतना- डॉक्टर साहब, अभी 1 मंथ से थोड़ा ऊपर डेज हुए हैं, बट आई कैन सी द जी, इम्प्रूवमेंट। जी, बट मुझे जी। जैसा डॉक्टर ने बताया था कि 2 to 3 मंथ्स जो है Absolutely। उसमें आपको कंप्लीट रिजल्ट जी, आता है। बिल्कुल। देन ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेशंस। एब्सोल्युटली, वो है कि आपने बिल्कुल कहा कि आपको 4 वीक्स यानी 1 मंथ के बाद वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि आपने जो ट्रीटमेंट कराई है उसके रिजल्ट्स, और अप टू 3 मंथ्स में आपको उसके अच्छा नज़र आएगा, और फिर देन इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। अगर आपने मेंटेनेंस की अच्छी तो वो लंबे अरसे भी चलेगा। सर, ये तो अच्छा बिजनेस आइडिया भी है ना, लोग इस तरफ आए ना, नए नए सेटअप्स बनाएं, आप लोग खिदमत हासिल करें, ट्रेनिंग्स लें, और लोगों को ज़िंदगी में आसानी लेकर आएँ। ज़रूर ज़रूर। देखें जी, हमारा मकसद ही ये है कि आई बिलीव, और ये मैं टर्किश है, थोड़ी शायद बात लंबी हो जाए, मैं टर्किश से सीखा कि आप तमाम मरीजों को ट्रीट नहीं कर सकते पाकिस्तान में। सो द आइडिया वुड बी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन करें ताकि वो अपने जाके अपने एरियाज में पेशेंट्स अब हर जगह ज़रूर सलमान गिलानी तो नहीं पहुंच सकते ना, एब्सोल्युटली, तो लोग आए सीखें और बी लाइक सलमान गिलानी। सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू इस ट्रांसमिशन में। हमारी कोशिश भी ये थी कि ना सिर्फ बीमारियों के इलाज की बात करें, जो जदीद तरीका इलाज मुतारिफ हो चुके हैं, जिस पे अब ट्रस्ट किया जा रहा है, आप भी ज़ाहिर है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लंबे लंबे इलाज, तकलीफ दे इलाज, जेब पे भारी इलाज, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप ट्रस्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर पूरी दुनिया में काम हो रहा होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक्स, उसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको करवाना है, देन पाकिस्तान इसमें बहुत आगे जा रहा है, काम हो रहा है। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।